आई लॉस्ट विजन इन माई राइट आई ड्यू टू एन एक्सीडेंट। चौथी क्लास का बच्चा था, उसकी वजह से आसपास वाले जो बच्चे थे वो सब चिढ़ाने लग गए। एक दिन मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, यार इसमें मेरी क्या गलती है भाई, अगर मेरे साथ ही हो गया। बट दैट टुक अ करेज ऑफ 2 to 3 years फॉर मी टू से टू देम आउट लाउड के भाई बोलना बंद करो। शायद उसकी वजह से रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई। IIT दिल्ली इतना बड़े इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद ये हाल था, ठीक है, कि पैसे थे नहीं। हाँ। और स्टार्टअप चल नहीं रहा था। हाँ। ऐसा हो गया था कि इनफैक्ट एक बार तो रेंट नहीं था पे करने को। तो घर गया और लैंडलॉर्ड ने सामान बाहर रखा हुआ था कि भाई तूने 2 महीने से पैसे नहीं दिए, अब तू निकल। और उस रात को फिर मैं स्टेट्स पे सोया। एक बार ऐसा हुआ था, ओम स्वीट्स है हाँ। गुड़गांव में, उनकी शादी बहुत फेमस है ओम हाँ। स्वीट्स। तो बहुत पैसे हैं उनपे, मतलब तो उनकी बेटे की शादी होगी शायद। अब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आईफा अवार्ड चल रहा हो, इतना बड़ा इवेंट। अब उसमें जाके हमने स्टेज पे जाके उसके जो दूल्हा था उसको बोल ही दिया कि भाई क्रैश कर रहे हैं। हाँ। एक बार तो मेरा दोस्त गिर गया बाई चांस, वहाँ खड्डा था, वो गिर गया अंदर ही, उस शादी के अंदर कहीं पे गिर गया हो। तो हुआ क्या कि ऊबर गाड़ी में एक रेप केस हुआ था। तो ये लगा लो कि यार शाम को हमारी फंडिंग होनी है और सुबह वो पॉपुलर टाइप न्यूज़ बन गई। तो हमारे इन्वेस्टर्स ने बोला यार तुम्हारे मॉडल में भी ये फ्लॉ है कि अगर कोई फ्रीलांसर किसी के घर गया मेकअप करने, या तो वो कस्टमर कुछ कर सकता है या वो फ्रीलांसर कुछ कर सकता है। राइट। वो हमने स्टॉप कर दिया बिकॉज ऑफ दिस। फिर हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि यार एक ऐप बना देते हैं छोटी सी, क्या करेगी, क्राउड सोर्सिंग करेगी डेटा को। इंटेंशन नहीं थी इजीलीट्स बनाने की, बाय चांस की बात है कि इजीलीट्स बन गया। अब इस चीज़ को प्रोडक्ट बनाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर 1000 यूज़र आ गए और 2.5-3 लाख कॉन्टैक्ट्स निकल के आ गए। मैं था मारुति के प्लांट पे, हाँ, और 1 मिनट में 3 गाड़ियां बनाते हैं, 20 सेकंड में एक गाड़ी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने गजब गजब के बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, 200 रोबोट इधर चल रहे हैं, 200 रोबोट इधर चल रहे हैं, गजब की आवाज हो रही है। 38 सेकंड में एक गाड़ी बन जाती थी। एक वॉशिंग मशीन को बनने में 6 सेकंड लगते हैं। सो मेरा काम था वो लाइन प्लान करना, डिजाइन करना कि भाई कहाँ पे क्या होगा, क्या रोबोट क्या काम करेगा, कितने रोबोट चाहिए होंगे अपने को। होता क्या है, कई बारी एम्प्लॉय ने सॉफ्टवेयर हमारा यूज किया, अब 10 एम्प्लॉइज मान लो काम चोर है, वो काम नहीं करेंगे तो वो गलत फीडबैक देंगे बॉस को। अगर कोई करता है तो उसकी वजह से आपका फीडबैक जो सॉफ्टवेयर का है वो गलत चला जाता है। और इसको आप सॉल्व कैसे करते हो फिर? Greetings everyone. Today we are with the Jack Sparrow of software world, the founder of Easy Leads, Nitin Bajaj, who is also recognized as professor sometimes by some people, and very excited to be here. He has grown an amazing company, bootstrap, profitable. This is a software जो मैं भी बहुत दिन से इस्तेमाल करता हूँ. This is, you can say कि इस software का some role रहा है in order to get all my guests that I bring on our show, and super excited. But before starting the podcast, you have to agree on the same terms जो आप अपने guest को करा. So you have to take a pledge. आप जो भी कहोगे सच कहोगे और इसके बिना कुछ भी नहीं कहोगे. उल्टा हो गया तो मेरे पे है ना, बड़ा एग्री, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ और कुछ छुपाओगे नहीं. कुछ छुपाऊंगा नहीं. ठीक है, done. So you come from you were born in Karnal, and it's famous जहाँ पर कर्ण पैदा हुए कर्ण थे. अर्जुन जो महाभारत है, हाँ. उसके जो कर्ण है, करनाल इज बेसिकली नोन फॉर कर्ण ओनली, वो उनकी बर्थ प्लेस है। तो क्या क्या मस्ती करी थी यार, मतलब गांव की जो लाइफ होती है ना, बहुत it's not city की जैसे हसल बसल. I am assuming that you get to see the sky, the clear sky, बहुत सारे तारे. How was the life there? No, absolutely, but गांव नहीं था वो. करनाल is a city also. It's a small city, but it's not a गांव. Although definitely since काफी दूर है दिल्ली से, तो क्लियर स्काई, क्लियर पोल्यूशन कोई है नहीं वहाँ पे. और रोज रात को हम लोग, बहुत सिंपल लाइफ होती थी यार, मिडिल क्लास फैमिली. तो रोज गर्मियों में लाइट चली जाती थी रात को घर पे. ये इस पूरे मोहल्ले के साथ यही होता था. तो हम सब लोग छत पे जाते थे, सोते थे पूरी रात मस्त छत पे, और सुबह 6 बजे सूरज जब होता था तो वही उठते थे. तो वही सब चलता था और बहुत अमेजिंग सिंपल लाइफ थी. उसके बाद आई थिंक वहाँ की मस्ती अलग ही होती थी यार. वहाँ की मस्ती में ना एक नज़ाकत बोल लो या सिंप्लिसिटी बोल लो कि 5 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, बट मज़ा अलग था उस बात का भी कि सब लोग दोस्त हैं. अब वो 1-1 रुपया सिक्का इकट्ठा कर करके सब 5 रुपए इकट्ठे किए, एंड देन वी गो आउट, और फिर टिक्की खाते थे स्कूल के अंदर हम रिसेस में. और टिक्की भी ऐसे खाते थे मस्त के एक साथ 4 लोग मिलके इकट्ठे कलेक्ट होके एक आलू की टिक्की खरीदते थे. और जब क्लासरूम चल रहा होता था
तब वो पीछे एक दूसरे को बुलाते थे लास्ट बेंच पे कि पैसे इकट्ठे करने। कि चलो आ जाओ पीछे, अब टिक्की आ चुकी है। तो अच्छा। पीछे हम क्लासरूम चल रहा है और टिक्की खा रहे होते थे मस्त। तो दैट वाज द फन। वो वाले फन हमें ज्यादा मिस करते हैं हम लोग। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स से हम मिलते हैं, हाँ one common theme is their ability to take risk, हाँ right? और when I was studying you, आपने भी रिस्क लिए IIT दिल्ली के बाद, you did not took a job, Yeah. and you were doing something on the side as well. जी। Tell me a couple of things that happened in the early childhood, while growing up, which kind of shaped you, which kind of shaped the risk take ability. राइट। सो मेजर एक जो इंसिडेंट हुआ था वो तो यही था दैट आई लॉस्ट विजन इन माय राइट आई ड्यू टू एन एक्सीडेंट। सो आई वाज वेरी यंग, 4th क्लास में था मैं, छोटा चौथी क्लास का बच्चा था। सो आई लॉस्ट विजन ड्यू टू एन एक्सीडेंट। और 1.5-2 साल सो यार वो क्या दिवाली पे पटाखे होते हैं ना, सो वो फुलझड़ी लग गई आई में और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया एंड आई लॉस्ट विजन इन द राइट आई। तो 1.5-2 साल तो हॉस्पिटल्स में ही निकले थे कि रोज जाओ, 2-2 महीने वहीं रहो, सर्जरीज एंड सर्जरीज कंटिन्यूअस। तो उसकी वजह से क्या होने लग गया था कि जब मैं स्कूल वापस आया 1.5-2 साल बाद, सो आई यूज्ड टू वियर अ पैच इन द आई टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट एंड एक्सपोजर। और उसकी वजह से आसपास वाले जो बच्चे थे वो सब चिढ़ाने लग गए। सो द स्कूल बिकेम अ नाइटमेयर कि रोज स्कूल जाओ सुबह और वो मतलब वो आपको टीजिंग, बुलिंग 24 घंटे वही होती थी स्कूल में। शाम को घर आओ एंड देन यू हैव टू मेंटली बी रेडी टू फेस द सेम थिंग टुमारो कि कल भी जाना और कल फिर से बुलिंग जो है वो सहनी पड़ेगी। तो 1.5-2 साल तो ये चलता रहा था। तो आई थिंक वो जो एक स्किन जो थिक हो जाती है ना कि यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, या अब फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए। It doesn't matter what people say. It doesn't matter. At the end of the day, you have to look for yourself. But eventually, suddenly I stood up to the guys who were constantly bullying me. एक दिन मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, यार इसमें मेरी क्या गलती है भाई, अगर मेरे साथ ही हो गया तुम खुद सोचो। And they stopped somehow. But that took a courage of 2 to 3 years for me to say to them out loud कि भाई बोलना बंद करो। But eventually when that happened, they also realized that they were doing, wrong thing. And finally जाके वो जर्नी जो थी बुलिंग की वो वहाँ रुकी। उसके बाद फिर अपना वो एक रिस्क टेकिंग, मैं बोलता हूँ शायद उसकी वजह से रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई। ये भी एक रीजन हो सकता है। और क्या क्या करा कॉलेज में? You were studying mechanical engineering, robotics. What were you building? So I was in YMCA University in Faridabad. मतलब मैं पढ़ाई में कभी भी ऐसा कोई तोड़ू नहीं रहा। वेरी एवरेज किड। मतलब इवन मार्क्स सुनोगे तो शर्म आ जाएगी। 10th-12th में 60s की लाइन में मेरे मार्क्स आते थे, 65, 68। तो ऐसा नहीं कि मैं टॉपर रहा हूँ कहीं का भी। बट हाँ ये होता था कि अगर मतलब आ गई बात के कुछ करना है तो एक दिन पहले पढ़ के भी टॉप किया जा सकता है। मतलब मैं उतना कर लेता था। जैसे बहुत एक इंसिडेंट है कि मैं 11th में फेल हो गया था। ठीक है, तो 11th में फेल तो क्या मतलब पढ़ाई नहीं, फेल तो होना ही था ऑब्वियसली। तो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। और उन्होंने मेरे को प्रोबेशन पे पास किया कि अगर आपके 12th में फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर हम आपको वापस 11th में कर देंगे। और बाय चांस की बात है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12th के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया पूरे स्कूल में, और 2 दिन पहले ही पढ़ा। तो फंडा वही था कि मतलब करना हो तो कर लेता हूँ मैं, बट अगर लगता है ना कि मार्क्स आर नॉट रियली मेजर ऑफ समवन्स स्किल सेट राइट या इंटेलिजेंस, सो दैट्स हाउ आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। तो वो एक चीज़ थी। उसके बाद कॉलेज में सेम फंडा, पढ़ना तो होता नहीं था। तो कॉलेज में आई वाज वेरी गुड इन म्यूजिक। कॉलेज में तो क्या शुरू से ही था म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। हाँ इंस्ट्रूमेंट्स, आई प्ले ड्रम्स इन अ रॉक बैंड, कहोन, तबला, ये सब चीज़ें मैं प्ले करता, अभी भी करता हूँ। अभी तो टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा, बट जब कॉलेज में था तो हम जाते थे स्टेज शोज परफॉर्म करने अलग अलग कैंपसेस में। सो हमारा खुद का बैंड था, उस पर ज़्यादा रहता था मेरा माइंड कि कैसे हम लोग अपने रॉक बैंड को एक टॉप 10 रॉक बैंड में ले आए। तो बहुत मज़ा आता था जब हम स्टेज से उतरते थे, लोग आते थे, कुछ ऑटोग्राफ भी लेके जाते थे। तो उस टाइम पे लगता था यार ये अपने साथ भी हो सकता है क्या, हालांकि एक ही बार हुआ था, बट मैं सबको बताता हूँ कि रोज होता था। to create that perception. बट दैट वाज अ गुड फीलिंग कि पढ़ाई इतना नहीं होता था यार। पढ़ाई में कभी भी ध्यान नहीं रहा ऐसे कि रोज पढ़ना है मुझे। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग
taking leadership in hand. So I was handling and coordinating the entire cultural festival of the college. Sponsorships लेके आना वहाँ पे, पूरा का पूरा आइटनरी बनाना. जैसे this also happened in IIT Delhi. तो IIT Delhi में हमारा एक कॉन्क्लेव हुआ करता था, बिल्डिंग इंडिया इंक. बट वो सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में हुआ करता था, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में. हाँ. तो एक दिन DMS कहते हैं उसको. DMS कहते हैं उसको. तो मैंने एक दिन वही पूछा उनसे, मैंने कहा यार आप ये जो करवाते हो हर साल, इसका पर्पस क्या है? तो बोलते कि हमारा पर्पस है ब्रांडिंग एंड लेट पीपल नो दैट देयर इज अ DMS, वी एग्जिस्ट. तो मैं बोला फिर आप बाहर से तो लोगों को बुलाते ही नहीं इस फेस्ट में, खुद ही कर लेते हैं वो ग्राउंड के अंदर. तो अपने ही लोगों को अपना ही फेस्ट सुना रहे हो. हु इज गोइंग टू नो कि आप एग्जिस्ट करते हो? तो आई चैलेंज दैट एंड दैट्स हाउ हमने क्या किया उस साल. सो आई वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट फेस्टिवल. व्हिच ईयर? 2013 to 15. तो उस साल फिर मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा फेस्ट का जो फंडा होता है वही चेंज करके आई इन्वॉल्व द एंटायर IIT दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन, और हमने फेस्ट को ओपन कर दिया फॉर पब्लिक, और फेस्ट को कर दिया डिपार्टमेंट से हटा के पूरे सेंट्रल IIT में, कि पूरे IIT को पता लगे और IIT के जितने लोग हैं, एलुमनाइज हैं, सबको पता लगे कि यार मैनेजमेंट स्टडीज भी कोई एक चीज़ है. और अब हर साल जब से मैं निकला हूँ वहीं पे ही होता है वो सेंट्रल IIT में, और उन्हीं के साथ मिलके ही होता है वो फेस्ट. तो टेकिंग दी अंडरस्टैंडिंग कि यार ये प्रॉब्लम आप जो करना चाह रहे हो उसको हम कैसे ब्रेक थ्रू करके 10x पे ले जा सकते हैं, वो मेरा ज्यादा फोकस रहता था rather than studying. I see. Yeah. When I was at DMS few days back, गया था मैं with some professor invited or some sort, but मुझे ऐसे ही एक फीलिंग आया था कि यार मतलब बहुत सारा इंटरेक्शन नहीं होता मतलब जो मैनेजमेंट स्टडी वाले होते हैं, जो बाकी के लोग होते हैं, बट आई सॉ समथिंग लाइक दिस. एंड ऐसी कौन कौन सी केस स्टडीज वहां पर पढ़ी जो आपने बाकी आगे वाले बिजनेसेस में लगाई, कुछ एप्लीकेशन? केस स्टडीज पढ़ी नहीं, केस स्टडीज की. हाँ. खुद का ही स्टार्टअप शुरू कर दिया था, तो वही सबसे बड़ी केस स्टडी थी. सो जब मैं सेकंड ईयर में था, हाँ. तब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था, गेट माई लुक्स. और इनफैक्ट मैं गया ही IIT दिल्ली इसलिए था क्योंकि मुझे अपने एग्जिस्टिंग जॉब से ब्रेक चाहिए था. क्या कर रहे थे आपने कॉलेज में? मैं KUKA रोबोटिक्स में जॉब कर रहा था. आई वाज इन द रोबोटिक्स एरिया. हमारा काम होता था कि हम, जैसे मारुति है, प्लांट है मारुति का, उसमें कैसे डिप्लॉयमेंट करें, उसमें रोबोट्स कैसे लगेंगे. अभी आप इमेजिन नहीं करोगे कि एक आपसे, चलो मैं पूछता हूँ, इनफैक्ट लोग कमेंट में भी बता सकते हैं ये बात, उसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा, ऑफलाइन बताऊंगा, लेट पीपल गेस. अगर एक गाड़ी है, मारुति की गाड़ी बोल लो, टाटा की गाड़ी बोल लो, किसी की भी गाड़ी बोल लो, XYZ, आप कमेंट में ये गेस करके बता दो कि एक गाड़ी को बनने में कितना टाइम लगता है. अब मैं बताता हूँ. आप बताओ. आपने तो अगर देख लिया होगा वीडियो मेरा, तो बताओ. नहीं, मैं आपकी वीडियो नहीं देखा. मैं था मारुति के प्लांट पे. हाँ. और 1 मिनट में 3 गाड़ियां बनाते हैं, 20 सेकंड में एक गाड़ी बनाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और मेटल शीट्स होती है बड़ी बड़ी, वो रोल्स होते हैं, वहां से इतने गजब के बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं. 200 रोबोट इधर चल रहे हैं, 200 रोबोट इधर चल रहे हैं, गजब की आवाज हो रही है. 80% प्रोसेस पूरा रोबोट से चलता है. अब तो इनफैक्ट आइडिया है कि 100% कर दें. 100% कर दें. जैसे जिस लाइन पे मैं काम करता था उसमें 350 रोबोट्स थे. कौन सी कंपनी थी? अब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा ना, वो तो थोड़ा अजीब हो जाएगा. They can't reveal what kind of content or whatever they do. But उनकी गाड़ी उस टाइम पे 2015 की बात कर रहा हूँ, ये मैं 13 की बात कर रहा हूँ, 38 सेकंड में एक गाड़ी बन जाती थी. एक वॉशिंग मशीन को बनने में 6 सेकंड लगते हैं. 6 सेकंड तो हमें मतलब ये बात करने में भी हो जाता है कि 6 सेकंड गए, उतनी देर में वॉशिंग मशीन बन के बाहर आ जाती है. सो मेरा काम था वो लाइन प्लान करना, डिजाइन करना कि भाई कहाँ पे क्या होगा, क्या रोबोट क्या काम करेगा, कितने रोबोट चाहिए होंगे अपने को, कितनी एफिशिएंसी आएगी, लाइन की प्लानिंग कितनी बनेगी. ये पूरा डिजाइन जो होता था, ये जो सोचना होता था, इसके अंदर मैं इन्वॉल्व होता था. और पूरा बना के फिर पिच करते थे हम कस्टमर्स को, कंपनीज को. फिर सेल्स नेगोशिएशन होती थी, फिर डिप्लॉयमेंट्स होती थी, फिर प्रोडक्शन में लाइन जाती थी. तो पूरा एंड टू एंड काम देखता था मैं. दे डू क्रेजी वर्क. सो ये अपना यहाँ पर है ना, गुड़गांव के क्या नाम है उस जगह का यार, मारुति का जहाँ पर प्लांट है? उद्योग विहार. और मानेसर प्लांट. मानेसर भी है, उद्योग विहार भी है. सो मानेसर प्लांट में थे हम, और द लेवल ऑफ एफिशिएंसी दैट दे ब्रिंग, और छोटी चीज. सो उनकी जो सप्लाई, वहाँ पर मोटर्स लगा देते हैं, वो मोटर्स ताकि मोटर्स में इस्तेमाल नहीं हो. जब रोटेशन होता है, जो सर कन्वेयर बेल्ट होती है, तो वहाँ पर पूरी बेल्ट ऐसे होती है, राइट. और उसका ये होता है कि अगर हम सीधी रखेंगे तो हमको आगे पहुंचाने के लिए मोटर लगाना पड़ेगा, एनर्जी का इस्तेमाल होगा, वो नहीं चाहिए, तो हम ग्रेविटी फ्री एनर्जी ऐसे इस्तेमाल करते थे कि धीरे धीरे रोल होके अपने आप आगे बढ़ती रहे. तो स्मॉल चेंजेस.
that was an eye opener for me. कि crazy automation. करेक्ट. Same thing I visited Havells factory, जहाँ पर 4 लोग एक स्टेशन पे काम करते थे, अब उसको शायद 10 लोग एक स्टेशन पे काम करते थे, अब उसको 1 लोग पे कर दिया. और फिर भी उस इतने लेवल के ऑटोमेशन के बाद भी that plant produces 1 lakh switches a day and employs more than 3,500 folks. And crazy automation. I was like, क्या करे? And all this was because at Plaksha I ran a program for entrepreneurship. उससे पहले I used to work at Orangewood Labs again. So KUKA is one of their competitors. So I used to closely study, and He's a very good friend of mine. Akash, Abhinav, Aditya, yeah. All these 3 folks are the lovely. ठीक है. So KUKA से आपको निकलना था. क्यों निकलना था? मतलब कुछ खुद का करना था. So फिर IIT दिल्ली चला गया. It was a safe bet. अपना वो कैट का एग्जाम देंगे. ठीक है. सेफ बेट था कि भाई और रीजन ये भी था कि उस टाइम पे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी कंपनीज निकल रही थी IIT दिल्ली से. तो 2013-15 में ये कंपनीज निकल के आई थी, उभर रही थी कि स्नैपडील उस टाइम पे पीक पे थी, फ्लिपकार्ट पीक पे थी. तो मैंने सोचा वहीं चलते हैं जहाँ सब फाउंडर्स हैं, उस एरिया में चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा माइंडसेट भी बनेगा. तो इसीलिए मैं IIT दिल्ली गया. आई चोज IIT दिल्ली ओवर लॉट ऑफ अदर IIMs ऑल्सो. ऑप्शंस थे बट डिसाइडेड टू वेंट देयर ओनली, एंड दैट्स हाउ आई मेट माय को-फाउंडर श्रेया. वो वहीं पे दोनों हम सेम जगह पे पहुंचे. उसका भी इंटरेस्ट था कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में, और उसको पता नहीं था उस टाइम पे कि उसको क्या करना है. एंड सो शी डिसाइडेड टू बी ए पार्ट ऑफ वट एवर आई वाज डूइंग. सो उसने बोला कि यार आप जो कर रहे हो ना मुझे बता देना, मैं आपकी वैसे ही हेल्प कर दूंगी. तो उसकी हेल्प काफ़ी अच्छी थी उस पॉइंट पे. तो मेरे को लगा यार तेरे को को-फाउंडर बनना है, आजा, तू हेल्प तो करती है. तो शी सेड ठीक है, लेट्स डू इट. सो थर्ड को-फाउंडर भी वहीं पे, सेम बैचमेट. 3 को-फाउंडर हम मिल गए. हम Who was the third one? सौरभ. ठीक है. ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी एनीमोर, बट उस टाइम पे ही जॉइंड अस. तो उसका फ्रेंड भी था एक और, उसका कॉस्मेटिक रिलेटेड बिजनेस था. And all चारों लोग? और 4. They were studying in the... No, the fourth guy was not. ठीक है. We 3 were. Saurav, me and Shreya were. So हम तीनों ने मिलके स्टार्ट किया. The fourth guy also joined in. So we 4 started the company Get My Looks. The idea was कि अर्बन क्लैब जो अभी कर रहा है, हम अर्बन क्लैब से पहले आए थे कि आपको किसी को ब्यूटी सर्विस 2015, 14 to 15, हाँ, कि आपको किसी को घर पे बुलाना हो मेकअप करने, तो आप सीधा डायल करो नंबर या ऐप पे हमारे जाके बुक कर लो, और घर पे लोग आएंगे, वो करके चले जाएंगे. और आइडिया कैसे आया था यार? बस पता नहीं क्यों आया, कैसे आया. उस टाइम पे मेकअप और ब्यूटी की काफ़ी डिमांड चल रही थी, और समहाउ 1-2 मेंटर्स भी हैं, उन्होंने भी बोला यार ये कर लो, ये अच्छा साउंड कर रहा है. तो कुछ आइडियाज़ फ्लोट हो रहे थे, बट उसमें से ये निकल के आया कि ये कर लो. तो फिर हमने वही डिसाइड किया, वो कर लेते हैं. और मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैंने कैसे वो सोचा, क्यों सोचा. आई डोंट नो व्हाट एंड व्हाई हैपेंड, बट समहाउ इट हैपेंड. तो वो शुरू कर दिया, और एक दो ऑर्डर्स भी आने लग गए. बहुत जगह पे तो ऐसे दिक्कत आती थी कि अभी जैसे रीबॉन्डिंग है, हेयर रीबॉन्डिंग जो होती है फीमेल्स के केस में, अब इतने लंबे लंबे बाल होते हैं ना, तो वो 2-3 घंटे का काम है कम से कम. तो नोएडा जाना पड़ता था. अभी हमारा ये रहता था यार, प्रोफेशनल जो घर जा रहा है किसी के, तो हम साथ जाएं स्टार्टिंग में, जस्ट टू सी कि भाई कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा. हाँ. कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रोफेशनल को, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है. क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर तो पता नहीं कैसे क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगा ना. तो स्टार्टिंग में हमारा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं खुद जाता था साथ उनके. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि असिस्टेंट ही नहीं है उस बंदे का, जो मेकअप करने वाला आ रहा है, तो वो असिस्टेंट नहीं आया उस दिन. मैं जाता हूँ, तो मैं साथ में खड़ा होकर फिर वो 2-3 घंटे मैं बाल पकड़ के ऐसे खड़ा रहता था. हाँ. तो ये मेरे साथ हुआ है 3-4 बारी कि मैं ऐसे बाल पकड़ के खड़ा हूँ और वो मेकअप कर रहा है और वो कुछ कर रहा है. तो आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट टू अंडरस्टैंड कि यार प्रॉब्लम क्या है इस पूरे प्रोसेस में. वो हमने किया 1 साल. कुछ इन्वेस्टर्स ने कमिट भी कर दिया था फंड, बट टैंक वाले इन्वेस्टर्स थे. हाँ, कुछ नाम नहीं ले पाऊंगा, बट कुछ लेकिन आपने प्लेज लिया है यार बॉस. अब प्लेज मत तोड़ो प्लीज. मैं ऑफलाइन आपको बता दूंगा. ठीक है. बट तो हुआ क्या कि उबर गाड़ी में एक रेप केस हुआ था 2015 में. काफी हाई प्रोफाइल पे चला गया था वो केस. तो ये लगा लो कि यार शाम को हमारी फंडिंग होनी है और सुबह वो पॉपुलर टाइप न्यूज बन गई. तो हमारे इन्वेस्टर्स ने बोला यार तुम्हारे मॉडल में भी ये फ्लॉ है कि अगर कोई फ्रीलांसर किसी के घर गया मेकअप करने, या तो वो कस्टमर कुछ कर सकता है या वो फ्रीलांसर कुछ कर सकता है. राइट. तो ये पंगा फिर हमें लगा यार हम भी कैसे इसको मैनेज करेंगे, जब उबर इतना बड़ा है वो नहीं कर पाया, हम कैसे संभालेंगे इसको. तो वो हमने
स्टॉप कर दिया बिकॉज ऑफ दिस। एक हफ्ते बाद हमने दूसरी कंपनी स्टार्ट कर दी स्पॉन्सिफाई मी के नाम से। एंड स्पॉन्सिफाई मी का आइडिया था जैसे शादी.com है, वो एक साइड में आप मेल है एक फीमेल है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे कि एक साइड पे ब्रांड है, एक साइड Sponsor पे है। इवेंट्स है, स्पॉन्सर्स है, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी इवेंट हो रही है, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप जाके उस पोर्टल पे लिस्ट कर दो। उस पोर्टल पे ऑलरेडी ब्रांड्स होंगे जिनको स्पॉन्सरशिप देनी है, वो उस पोर्टल पे आपस में कनेक्ट करके डिस्कस करके क्लोज कर सकते हैं डील। ठीक है। बहुत सिंपल आइडिया लग रहा था, बहुत अमेजिंग आइडिया लग रहा था, बट दिक्कतें थी इसमें भी। नहीं, मुझे बहुत अमेजिंग आइडिया अभी भी लगता है क्योंकि हाँ। मैं स्पॉन्सर्स ढूंढ रहा था करेक्ट, और बड़ी दिक्कत सबकी होती है। प्रॉब्लम है। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि इट बिकम्स अ ऑफलाइन बिजनेस, मतलब इट्स नॉट अ टेक बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, हाँ। सर्विस बेस्ड है। मतलब इवेंट की इंफॉर्मेशन लेने तक का काम प्रोडक्ट है, उसके बाद तो आपको बात करनी उसके पड़ेगी, बाद तो नेगल बात करना करनी पड़ेगा। पड़ेगी, नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। जितना जितना डील का साइज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा इन पर्सन इंटरेक्शन बढ़ेगा, एज यू सेड। और ये जो बिजनेस है ना, इसके अंदर आ जाते हैं कुछ मेजर एजेंसीज का होल्ड। हाँ, और मेजर एजेंसीज घूम फिर के वही 4-5 हैं जो 80% एडवर्टाइजिंग स्पेंड को कंट्रोल करती हैं इंडिया में। तो 80% एडवर्टाइजिंग स्पेंड का जो मोनोपोली है वो उनके पास है। 3-4 कंपनीज हैं ऐसी बहुत बड़ी। अब आप मान लीजिए कोई एक इवेंट करते हैं और आप बहुत बड़े लेवल पे इवेंट करते हैं, तो आप ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड ही गिव मी नेम्स ऑफ दिस कंपनीज। जैसे ग्रुप एम हो गया, हाँ, ये एजेंसी है, ग्लोबल एक एजेंसी है, ओगलवी हो गया, इंडिया बेस्ड। इंडिया में है ये। हाँ, इंडिया में ही है ये, और बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं ये कंपनीज, और बहुत लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजिंग और जो मार्केटिंग की जो स्पेंड है उसको ये लोग मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांड्स। राइट। अब पेप्सी है, पेप्सी खुद एडवर्टाइजिंग थोड़ी करता है, पेप्सी के लिए तो ये ओगलवी जैसी कंपनीज ही करती है ना, उनका मैंडेट लेती हैं। अब पेप्सी के जो कैंपेन्स आते हैं ये खुद थोड़ी बनाते हैं। नो डाउट देयर इज अ ब्रांड मैनेजर हु गिव्स अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन कि यार ये करना चाहिए, बट देयर इज एन एजेंसी जिसका काम है ये पिच करना कैंपेन्स, जिसका काम है ये एग्जीक्यूट करना कैंपेन्स। एडवर्टाइजिंग कहाँ जाएगी, कितने पैसे लगेंगे, कितने टाइम बाद लगेंगे, सब कुछ जो कंट्रोल किया जाता है वो एजेंसीज करती हैं। ये घूम फिर के वही 4-5 है, और घूम फिर के वही 10-12 इवेंट्स वाले हैं जो बड़े स्केल पे इवेंट्स करवाते हैं। हाँ, जो साल के 10-20 जो जितने बड़े बड़े जो इवेंट्स आते हैं। तो उसके बाद जो मार्केट है बहुत फ्रेगमेंटेड है, बट 80% रेवेन्यू इन्हीं 4-5 में कवर हो जाता है। और वो आपके टारगेट कस्टमर बन नहीं सकते, वो हमारे बन नहीं सकते, पहले ही कनेक्टेड है वो सारे लोग। तो इसलिए वो हमें लगा कि यार ये बिजनेस मॉडल स्केल नहीं कर पाएगा। बट हम लोग स्ट्रगल करते रहे, और उसके ऊपर हम एक दिन बैठ के ऐसे, हमें ब्रांड वालों का डेटा चाहिए था, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए थे हमें ब्रांड्स वालों के, कि यार इनको अपने पोर्टल पे लाने के लिए, ब्रांड्स को लाने के लिए डेटा चाहिए। तो उस टाइम पे हमारा जो अभी को फाउंडर है अमित, वो ज्वाइन कर चुका था हमें, और he's the CTO if I'm not wrong. ही इज द CTO। Yeah. तो अमित और मैं फिर हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि यार एक ऐप बना देते हैं छोटी सी, बहुत सिंपल, 2 दिन लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और ये ऐप क्या करेगी, क्राउड सोर्सिंग करेगी डेटा का। कि भाई शिवांग के पास कुछ डेटा है, शिवांग ने अपना डेटा बुक कनेक्ट कर दिया एक वेबसाइट पे जिसका नाम है इजी लीड्स, मैंने जाके कनेक्ट कर दिया अपना कॉन्टैक्ट बुक जिसका नाम है इजी लीड्स, एक सेंट्रल डेटाबेस बन गया। बिल्कुल। अब शिवांग को जितने उसने कॉन्टैक्ट कंट्रीब्यूट किए, वो कॉन्टैक्ट के बदले हमने उसको इक्वलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स दे दिए। राइट। नितिन को भी मिल गए। अब जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया सबको क्रेडिट्स मिल गए, बट उनके पास एक्सेस भी आ गया सारा डेटाबेस का। अब वो डेटाबेस अपनी क्रेडिट यूज करके या तो यूज कर लें फ्री में, या और पैसा देके और यूज कर लें। तो क्रेजी इनसाइट, बिकॉज सेम थिंग। जैसे कल मैं टाइकॉन अटेंड करा, मुझे पता था मैं सिंगल आदमी हूँ, मैं उतने लोगों से मिल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। करेक्ट। तो मेरे जो पुराने दोस्त लोग थे, मैंने उनको बोला यार देखो, दिन भर बात करते लोगों से, लास्ट में जो भी काम के लोग होंगे ना, क्योंकि वो भी अशोका से थे, उनको भी कुछ VC से मिलना था, मुझे भी कुछ इन्वेस्टर्स फाउंडर से मिलना था, बोले लास्ट में एक्सचेंज कर लेंगे। सो कल हमने 50 कार्ड करे, और सुबह आने से पहले मैंने उनको फोटो भेज दी, या इन लोगों से मैं मिला, और जिन जिन लोगों से तुम मुझे मिलो उन सबके कार्ड भेजना। तो ये आपने इसमें एक प्रोडक्ट लिया है, इसको प्रोडक्ट बना दिया। अब इस चीज को प्रोडक्ट बनाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर 1000 यूजर आ गए, और 2.5-3 लाख कॉन्टैक्ट्स निकल के आ गए महीने भर में अंदर। 7 दिन के अंदर आप बोल रहे हो? हाँ। 1000 यूजर्स विदाउट एनी। कैसे करा आपने? एक स्टार्टअप ग्रुप में डाल दिया हमने, क्योंकि हमें लगा था स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा हंग्री होते हैं। बिल्कुल। डेटा के लिए, सेल्स के लिए, और फ्री में चाहिए, और ऊपर से और पैसे है नहीं, हमारे पास भी नहीं थे। तो हमारे जैसे सब स्टार्टअप थे जिनके पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो अब हमें लगा यार ये इससे बढ़िया टेस्ट मार्केट क्या हो सकती है, स्टार्टअप ग्रुप में डालो,
1000 यूजर आ गए, 3.5 लाख 3 लाख कॉन्टैक्ट्स आ गए। और ये सिर्फ आपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में डाला। फेसबुक ग्रुप में डाला था? एक ही ग्रुप में एक ही पोस्ट की थी बस। कितने लोग थे वहां पर? होंगे 1-1.5 लाख लोग। हाँ। बहुत बढ़िया। उसमें से 1000 लोग भी आ गए, और हर आदमी के कांटेक्ट होते ही होंगे 5-10 हजार, 5-10 हजार कुछ ना कुछ। तो 3-3.5 लाख कॉन्टैक्ट्स निकल के आ गए। वहां से शुरुआत हुई इजी लीड्स की। ठीक है। इंटेंशन नहीं थी इजी लीड्स बनाने की, बाय चांस की बात है कि इजी लीड्स बन गया। आउट ऑफ अ नीड, आउट ऑफ अ प्रॉब्लम जो हम अपने खुद के स्टार्टअप में जो चल नहीं रहा था उसको सॉल्व करने के लिए जो बनाया, वो हमारा फाइनली एक कंपनी बन गया। तो ऐसे शुरू। Which year is this again? 2017। 2017 हाँ। ठीक है। आप you just graduated from college? 2015 में आई ग्रेजुएटेड। ठीक है। तब 1 साल और हम स्पॉन्सिव आईपी में काम करते रहे। उसके बाद हमने बीच में और भी बहुत सारी चीजें बनाई थी। एक तो हमने पोकेमोन गो टाइप एक ऐप बनाई थी। पोकेमोन गो बहुत वायरल ऐप हुई थी। हाँ। सब लोग फोन का कैमरा लेके घूमते थे, पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के पोकेमोन्स पकड़ते थे। तो हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट में 30 दिन में एक ऐप बना दी थी। हाँ। जिसमें जिसको हमने कोका कोला को सेल ऑफ कर दिया था उस ऐप को। Made some money or it was just like? We made some money. We made around 7-8 lakhs. हाँ। Which was enough for us to sustain for like 5-6 months. ठीक है। तो उस ऐप में क्या होता था कि IIT दिल्ली में फेस्टिवल हो रहा है, तो आप फेस्ट के अंदर सारे बच्चे आएंगे, आप उनको फन चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, कुछ मस्ती चाहिए, तो उस ऐप में आप खोलो, जैसे पोकेमोन गो पकड़ते हो और कोका कोला ढूंढो जगह जगह जा जाके। तो कोक के कैंस प्लेस हो गए थे पूरे लोकेशंस के ऊपर वर्चुअल रियलिटी में। फिजिकली नहीं थे वो, जैसे पोकेमोन गो वर्चुअल रियलिटी पे काम करने की जगह आपने और ये कैसे उन्होंने कैसे एक्वायर करा, क्या स्टोरी थी उसके पीछे? तो IIT दिल्ली को पता था फेस्टिवल हो रहा था, उनको पता था कि ये इन्होंने कुछ किया है। तो उन्होंने रीच आउट किया, यार आपने ये कुछ बनाया है, क्या है सीन? तो उन्होंने बोला कहते यार हम मिलके कोक को पिच करते हैं। बोला ठीक है कर दो। तो उन्होंने पिच किया, क्योंकि उनका इवेंट हो रहा था, उनको कुछ दिखाने को चाहिए था कि यार ऐसे बड़े स्पॉन्सर्स को लाने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ बढ़िया दे दें हम उनको। तो IIT दिल्ली को ये मिल गया। IIT दिल्ली ने हमें एज एन एलुमनाई ऑफ IIT दिल्ली साथ में हम चले गए, हमने इकट्ठे मिलके पिच किया। उनको भी स्पॉन्सरशिप मिल गई, हमें भी पैसे मिल गए, तो सबके लिए विन विन हो गया। समझ गया। तो ऐसे करके ये, इसलिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है और सबको बताना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कब कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी आ जाए। अगर वो 7-8 लाख रुपए नहीं आए होते तो मतलब बहुत मुश्किल था निकलना, सरवाइव करना। तो फिर IIT दिल्ली की अपनी फीस कैसे पे करी? बिकॉज निकलते ही यू नेवर वेंट टू अ जॉब इफ आई एम रॉन्ग। सो बिकॉज सबसे बड़ा जो कॉलेज में प्रॉब्लम ही होती है। यार IIT में जाने का रीजन यही था क्योंकि एक तो फीस कम है कंपेयर टू IIMs। जो फीस IIM में 16-20 लाख है, वो IIT में 4-5 लाख थी। 2015 के समय पे तो कम थी। 4-5 लाख थी उस टाइम पे। और कुछ मम्मी ने ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट कर दिए। मैं साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था जब मैं IIT में स्टडी कर रहा था। तो जो मेरी पुरानी कंपनी थी, उसी कंपनी के साथ पायनियर मशीन्स भी एक कंपनी थी, जिसके साथ मैंने कुछ टाइम काम किया था। तो आई वाज एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट टू देम। ठीक है। तो मैं साथ में कंसल्टिंग कर रहा था उनके साथ। 15-20 हज़ार रुपए जो आते थे वही फिर से फीस में यूज हो जाते थे या खुद के खर्चों में यूज हो जाते थे। और साथ में मदर ने ऑब्वियसली कुछ कंट्रीब्यूट किया, पुरानी जॉब से सेविंग थी, वो कुछ मिल गई। तो ऐसे कर करके कंबाइन करके कुछ ना कुछ निकाल दिया। ठीक है। बाकी फिर मैंने 2 महीने और काम किया था निकलती IIT दिल्ली से। वो मेरा 1-1.5 लाख पर मंथ की सैलरी थी, तो 1-2 लाख वहां आ गए, तो उससे कवर हो गई। 2 महीने में छोड़ दिया था आपने? 2 महीने में छोड़ दिया। बुरा नहीं माने वो? नहीं ठीक है, मान भी क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा इजी लीड की स्टोरी पे आऊंगा, लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा आपको इंसाइट दो। वो यू आल्सो होल्ड अ रिकॉर्ड ऑफ क्रैशिंग मोर देन 200 वेटिंग्स। व्हाट वाज दैट रिकॉर्ड? ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है वो, ठीक, मैं चाहूंगा मिल जाए मुझे। यार जैसे मैं बता रहा था कि पैसे तो होते नहीं थे। दिस इज प्री कॉलेज डेज, और कब की बात है? ये तो कॉलेज में IIT दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। IIT दिल्ली इतना बड़े इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद ये हाल था। ठीक है। कि पैसे थे नहीं और स्टार्टअप चल नहीं रहा था। ये स्पॉन्सिफाई मी इतना ज्यादा, स्पॉन्सिफाई मी में तो पैसे ही नहीं आ रहे थे अपने पास। इजी लीड्स में भी स्टार्टिंग में 2 साल कुछ नहीं आया अपने पास। ठीक है, ये स्टोरी अपन कवर करते हैं, लेकिन पहले वो रिकॉर्ड वाली स्टोरी। तो 3-4 साल तो ऐसे ही थे कि 0 पैसे, घर पे बता नहीं रखा था कि स्टार्टअप है। उनको लगता था IIT दिल्ली से निकल के 2-2.5 लाख के जॉब कर रहा होगा। तो ऊपर से लोन अलग चल रहा था, होम लोन का 30,000 रुपए की EMI जाती थी, वो भी बड़े मुश्किल से मैं दोस्तों से ले लेके हर महीने पे करता था। ऐसा हो गया था कि इनफैक्ट एक बार तो रेंट नहीं था पे करने को। तो लैंडलॉर्ड में घर गया और लैंडलॉर्ड ने सामान बाहर रखा हुआ था कि भाई तूने 2 महीने से पैसे नहीं दिए, अब तू निकल। और उस रात को फिर मैं स्टेट्स पे सोया
और बाय चांस की बात है कि मेरी को फाउंडर तो मेरे साथ ही थी, मतलब साथ एज इन उसको पता ही था कि सिचुएशन क्या है, इसके साथ क्या चल रही है। वो फरीदाबाद में रहती है, बट उसको ऑब्वियसली शी वाज अवेयर कि फोन पे, हाँ उसको जब मैंने बताया कि ऐसे सामान बाहर पड़ा हुआ मेरा, तो उसने, क्योंकि हमारे कॉमन दोस्त ही है सब आईटी वाले, तो उसने मेरे अच्छे दोस्तों को बताया कि यार वो तो रात को स्टेयर्स पे सोया है। मेरे दोस्तों का फोन आया सुबह सुबह कि भाई तू क्या कर रहा है, घर पे आ जाओ। तो फिर उन्होंने मेरे को गुड़गांव बुलाया कि तू अपने यहीं पे आ। 4-5 महीने में बिना रेंट पे करते हुए उनके साथ रहा, एंड फाइनली गेट बैक ऑन द ट्रैक। बट विद इन दिस प्रोसेस, कमिंग बैक टू द रिकॉर्ड, तो उसमें होता क्या था, पैसे नहीं होते थे तो भाई अब भूख लग रही है यार, खाना कहाँ खाए, तो आसपास में 7-8 बैंकेट हॉल्स हुआ करते थे। तो मेरा सिंपल फंडा था, एक सूट खरीदा हुआ था मैंने, यूनिफॉर्म लगती है, हाँ यूनिफॉर्म तो लगती है ना, तो वो सूट पहनता था मैं, वो भी आईआईटी दिल्ली वाला सूट था। उस टाइम पे मैंडेटरी था कि वो सूट तो आपको नहीं है, बच्चों को रखना, एमबीए के बच्चों को रखना पड़ता है। वही सूट मैं पहन के चला जाता था हर एक शादी में। लोगों ने क्या, नहीं लोगो नहीं होता था उसमें, अच्छा ठीक इट वाज जस्ट अ ब्लैक सूट। तो वही सूट पहन के जाता था, किसी भी शादी में घुस जाता था। इतना प्रो हो गया था मैं कि सामने वाले मुझे कॉल करके, मिस कॉल करके बताते थे, जो वेटर्स थे वहाँ के, कि यार मिस कॉल करो, मैं कॉल बैक करता था। फिर वो मुझे इनपुट देते थे, यार आज अग्रवाल साहब की शादी है, आज 250 लोग आने वाले हैं, बारात यहाँ से आएगी, और बाय चांस किसी किसी दिन तो जागरण में भी चला गया था मैं। तो बट बहुत सारे ऐसे फनी इंसिडेंट्स होते उस शादियों के अंदर। एक बार तो मेरा दोस्त गिर गया, बाय चांस वहाँ खड्डा था, वो गिर गया अंदर ही, उस शादी के अंदर कहीं पे गिर गया वो। अब बात इतनी वो हो रही है कि एक तो क्रैश किया है, ऊपर से अंदर गिरा हुआ है वो बंदा, तो लोग सोच रहे हैं कि पी के तो नहीं गिरा हुआ। तो वो बहुत वियर्ड हो गया था कि यार उसको निकाले या खुद मरे, क्योंकि अब खुद बचाने जाओगे तो 4 लोग तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो भाई। तो बड़ा ऐसे ऐसे इंसिडेंट निकाला कैसे फाइनली, निकाला फाइनली कि भाई 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 कुछ तो हो गया इसको यार, निकालो। मतलब प्रिटेंड किया कि मैं जानता नहीं हूँ उसको, उसने भी यही प्रिटेंड किया कि मुझे नहीं जानता। तो हमने एक दूसरे को निकाला, और मैं उसको बोल के ऐसे ले गया, यार इनको थोड़ा पानी वानी पिला के आता हूँ मैं, तो बाहर ऐसे करके लेके गया उनको मैं। बट मजेदार थी वो चीज। किसी दिन पकड़े गए कोई शादी? किसी दिन नहीं पकड़ा गया। क्या कैसे फिनिश कैसे करते थे यार? बस हरकतें मत करो आप, अब तुम जाके वहां दारू वारू पियोगे, कुछ हरकतें करोगे तो ऑब्वियसली पकड़े ही जाओगे, नोटिस में आओगे। आप अपना, आपका ऑब्जेक्टिव है 15 मिनट में जाके खाना खा के वापस आना है, सिंपल सी बात है। तो आप किसी भी शादी में घुसो, 15 मिनट है आपके पास, जाओ खाओ आ जाओ। आप अगर सोचो अब यहाँ जाके मजे करूंगा, लड़कियां ताड़ूंगा और ड्रिंक्स पीऊंगा, तो ऑब्वियसली फिर आप फंसोगे। तो सिंपल फंडा है शादी क्रैश करने का। एक क्रैश कोर्स टिप दे रहा हूँ कि भाई जिसको भी जाना हो ये सोच के जाओ कि अच्छा खाना खाने जाना है, और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, खाना खाओ, कोई कुछ नहीं चढ़ेगा आपको। बिल्कुल। अभी फनी इंसिडेंट, हम भी थोड़ा सा ऐसे कोशिश करते रहते, तो 3-4 दोस्त एक दिन रात में कहीं पर चले गए, और वहां पर ऐसा होता है कि 3-4 दोस्त जाते हैं तो मस्ती तो रहती है, तो मस्ती करके जोर से टाका मारने लग गए, और बात चल रही है और ऐसी मजाक कर रहे हैं, और किसी ने देख लिया, और फिर वो आए, और फिर थोड़ा सा कांड हो गया था। तो बट दिस इज अ वेरी 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 गुड टिप। ऑल्सो आपने तो फोटो भी खिंचवाई है यार, सेम, तो हम एक दूसरे को डेयर करते थे कि जाके अब आपको फोटो खिंचवा रही है, तो वो बच्चे जा रहे हैं, वो जाके दौड़ो कंफ्यूज, और कई बार तो दुल्हन भी इतनी खुश हो जाता है, दूल्हा भी इतना खुश हो जाता है कि सब लोग ऐसे नॉर्मल से आते हैं, और वो जाके वहां पर उनसे बात कर रहे हैं, हेलो कांग्रेट्स, इतनी एनर्जी देते थे। एक बार ऐसा हुआ था, ओम स्वीट्स है गुड़गांव में, उनकी शादी बहुत फेमस है ओम स्वीट्स, तो बहुत पैसे हैं उनपे, मतलब तो उनकी बेटे की शादी होगी शायद, हमें तो नहीं पता था। तो हम तो 7 स्टार होटल्स में भी चले जाते थे, इतने प्रो हो गए थे। तो उसमें चले गए, अब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आईफा अवार्ड चल रहा हो, इतना बड़ा इवेंट। अब उसमें जाके हमने स्टेज पे जाके उसके जो दूल्हा था उसको बोल ही दिया कि भाई क्रैश कर रहे हैं। इतना डेयरिंग हो गया, इतना हो गए थे कि यार अब क्या ही है, वो इतना तो नहीं होगा जिंदगी, वो बोलेगा यार कैसे आगे खाना खाने। तुमने बोला बट यार मजा बहुत आ रहा है, कोई पंगा नहीं करेंगे, किसी को छेड़ेंगे नहीं, चुपचाप खाना खाएंगे चले जाएंगे। तो बोलता हाँ ठीक है, बस। तो ऐसे हो गया था, मतलब बाद में एक दिन ऐसे ही शादी में 5 स्टार जैसे आपने होटल में चंडीगढ़ में आया थे, वहां पर हमको लगा शादी हो रही है, हम पहुंच गए, और जैसे ही हम पहुंचे तो हम तो ना कॉलेज के बच्चे कैसे कपड़े पहन रखे थे नॉर्मल ऐसे, और वहां गए और पता चला कोई बैंक का कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा था, सारे लोग सूट में थे और कोई भी एक बच्चा नहीं था, और हम 3 बच्चे पूरी शादी में, पूरे इवेंट में 500 लोग कोर्ट में, और हम 3 बच्चे देख रहे हैं, और लोग हमको ऐसे देख रहे हैं कि आप किसके साथ आए हो। तुम तो ये जो बोल रहे हो ना, ये तो बहुत चलो मैं, ये बहुत बिलीवेबल बात है। मेरे साथ बाय चांस की बात है कि हुआ क्या कि एक दिन हम गलती से मुस्लिम्स की शादी में चले गए, ठीक है, और
उनमें तो उनके अटायर तो मुस्लिम अटायर्स थे जो वो पहनते हैं, हम लोग थे अपने कपड़ों में, और वी वर दी 3 सिंगल वन आउट। बहुत बढ़िया, जिनके साथ कोई वाईफाई फिर कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था, मतलब हमारे साथ एकदम ऐसे था कि क्योंकि उनके 100% जितने लोग थे वो सब अपने अटायर में थे, क्योंकि उनमें कोई भी सूट में नहीं था या कोई भी नॉर्मल जीन्स और उसमें भी नहीं था, बिल्कुल सब कुर्ते पजामे जो होते हैं उनके रहते हैं, उसमें प्रॉपर स्कल कैप एंड एवरीथिंग, हाँ सब कुछ था। हाँ। हम लोग बिल्कुल 3 अलग दिख रहे थे और इतना डर लग रहा था, और डर एज इन कि यार शादी में गए हो तुम, एक तो तुम नॉर्मल कैसे किसी अपने उसमें तुम मिक्स हो जाते हो ना, बिल्कुल, इसमें तो तो पता नहीं अलग लग रहा है, बिल्कुल मिक्स भी नहीं हो रहे, सबको दिख रहा है कि भाई साहब ये तो अलग ही गोले से आए। तो और उनमें होता है शायद, पता नहीं उस दिन ऐसा था या क्या था, वो लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, तो उनमें कुछ रिचुअल होता होगा या कल्चर में होता होगा, मुझे नहीं पता, बट बाय चांस की बात है कि उस दिन वो नीचे बैठ के सब खाना खा रहे थे, और सब चिकन एंड जो भी मिलता है नॉन वेजिटेरियन था। मैं वेजिटेरियन खाना भी नहीं था, और वहाँ गए तो वहाँ वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ एक पनीर कहीं पे उन्होंने रखा हुआ था दूर एकदम कोने पे, क्योंकि वो नहीं पसंद करते होंगे ज्यादा उसको खाना, तो वो करके फिर भी हम लोग खा के आए, इतने बेशर्म थे कि तब भी खा के ही आए, ऐसा नहीं किया कि अब डर लग रहा है कि वापस आ जाओ, खा के फिर भी आए हम। लेकिन ये रिकॉर्ड यार बिना नहीं पकड़े जा रहा है, दैट्स गुड, क्योंकि बहुत सारी बारी हमने भी कॉलेज में क्रैश करी, लेकिन एक शादी में पकड़े गए थे, लेकिन पकड़े गए थे वो इसी के जैसे कि मस्ती कर रहे हैं और सरदारों की शादी थी, तो वो लोग आ गए, वही एक लोग आया, भाई साहब आप किसके साथ आए हो, तो एक बच्चे को आती थी पंजाबी, तो हम तो सर मेरा फोन आ रहा है, मैं तो देखने आया था, मैंने बोला कि मैं तो शायद करने आया, मैं तो कुछ करने आया था, बाकी कर रहे थे, तो उसके बाद उसने बोला कि नाले ही है नाले ही है नाले ही है, पता नहीं क्या पंजाबी में बात करी, बोला चलो ठीक है नाली है, साथ ही है, हाँ यही के ऐसा कुछ ही है, करेक्ट, तो फिर वो हो गया था, लेकिन बट गुड। कमिंग बैक, तो इजी लीड्स आपने शुरुआत करा, 3 लाख लोग आ गए थे उस पे, 1000 लोग ने वो कर दिया था, उसके बाद भी 2 साल यू वर नॉट मेकिंग मनी, व्हाट वाज द स्टोरी, अगेन लेट्स गो बैक देयर। सो स्टोरी ये थी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट आना बहुत जरूरी है, आइडिया सिर्फ आ गया, कुछ यूजर्स आ गए, दैट डजंट मीन पीपल विल पे यू, राइट, पीपल विल पे यू फॉर एक्यूट प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। कॉन्टैक्ट फ्री में देना वाज अ डिफरेंट बॉल गेम जो हम दे रहे थे, बट उसी कॉन्टैक्ट के चार्ज निकलवाना और सही तरीके से निकलवाना वो बहुत प्रॉब्लम थी। तो जब हमने प्रोडक्ट्स बनाए, पहला प्रोडक्ट था, मुझे इतने प्रोडक्ट बनाए हमने इजी लीड्स के अंदर कि याद भी नहीं है इतने प्रोडक्ट्स। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा था कि सिर्फ एक डेटाबेस था जो ईमेल्स देता है आपको, ठीक है, बट ईमेल निकालना वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज देयर वाज सो मेनी अदर टूल्स दैट वर गिविंग ईमेल आईडीज, तो वो नहीं चला, 3-4 महीने उस पर मेहनत की। फिर हमने प्रोडक्ट बनाया जो फंडिंग अलर्ट्स वगैरह आपको देता है, बहुत सारे रिकमेंडेशंस देता है, अलग अलग जगह से सोर्स करके इन्फॉर्मेशन देगा कि यार इस कंपनी ने ये किया आज, इस कंपनी ने ये फंडिंग रेस किया, या ये कंपनी आज एक्टिवली हायर कर रही है, तो ऐसे अलर्ट्स दे रहा था। बट वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पे बहुत बड़ी कंपनीज के लिए यूजफुल थी, नॉर्मल छोटे लोगों के लिए वो यूजफुल नहीं थी इतनी, क्योंकि लोग इंटेलिजेंस को उस लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे थे, राइट, उनको बेसिक ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी कनेक्टिविटी की लोगों से, तो वो उस लेवल पे जाके क्या इन्फॉर्मेशन यूज करके इंटेलिजेंस लगाए। तो हमारा मार्केट बहुत छोटा हो रहा था और पेशेंस थी नहीं कि इतना टाइम और वेट कर पाए, तो वो प्रोडक्ट भी नहीं चल पाया। फिर हमने बनाया एक फुली ऑटोमेटेड बॉट। वो बॉट क्या करता था कि आप उसको बस एक्टिवेट कर दो, इट्स लाइक अ रोबोट ओनली, जो आपके बिहाफ पे क्या करेगा, आपने उसको बता दिया कि यार मेरे कस्टमर ये टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपने बोला कि मेरे कस्टमर्स वो होंगे जो फाइनेंस सर्विसेज इंडस्ट्री में है, जिनका एम्प्लॉइज कंपनी में 200 से 500 होगा अंदाजा, और जिस कंपनी में मुझे उनके मार्केटिंग हेड को रीच आउट करना है। आपने एक पैरामीटर डिफाइन करके रोबोट को बता दिया, आपने अपनी ईमेल आईडी कनेक्ट कर दी और आपने ईमेल के टेम्पलेट्स बना के वहाँ रख दिए। अब ये रोबोट क्या करेगा, इस पैरामीटर के बेसिस पे इन कंपनीज को ढूंढेगा, इसमें लोग ढूंढेगा, उनका डेटाबेस बनाएगा, ईमेल आईडी बनाएगा, फिर आप ही की आईडी से इन बंदे को ईमेल कर देगा, और अगर सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया तो 2 या 3 दिन बाद ये फॉलो अप भी करेगा, जस्ट लाइक ए ह्यूमन। जैसे एक बंदा काम करता है सेल्स का, वो सारा काम आपका ये रोबोट कर रहा है। और इस प्रोडक्ट को लेके आप वाईसी भी पहुंच गए थे? इस प्रोडक्ट को लेके हम वाईसी में, क्या एडवाइस थी वो, व्हाट वाज द, उन्होंने हमें ये एडवाइस की थी कि यार, so you applied in YC and you got selected for फाइनल इंटरव्यू जो राउंड होता है, we got there, the advice that they gave us कि यार अगर आप इसको यूएस मार्केट के लिए करोगे तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा, तो हम कुछ सोच भी सकते हैं, बट अगर आप इसको इंडियन मार्केट के लिए करना चाहते हो तो ये फेल होगा वहाँ पे, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करने की भी कैपेबिलिटी या है नहीं। अब कैपेबिलिटी तो वो हार्श वर्ड हो जाएगा,
अभी इंटेंशन नहीं है यूज करने की, तो ये कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। 5-10 साल बाद ये शायद सॉफ्टवेयर इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट अभी नहीं। तो हमें तो यार यूएस में अगर हम जाएंगे ना, तो यूएस में एक तो हमें पता नहीं है कौन है, क्या है, कैसे है, प्लस मार्केट भी बहुत ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट्स होंगे उसमें कि हमें उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। और तो हम लोग फिर वहां जाके मीटू ना बन जाए, जो यहाँ पे हम लोग पाइनियर बने हुए हैं या ऑलरेडी बहुत आगे बने हुए हैं, वहां पर जाके मीटू बन जाएंगे। तो सिर्फ एक सेम प्रोडक्ट कहीं किसी मार्केट पे मीटू भी हो सकता है, वही सेम प्रोडक्ट किसी रीजन के लिए पाइनियर हो सकता है। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस था। तो हमने बोला नहीं यार, इंडिया के लिए करेंगे तो इंडिया के लिए, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वापस फिर वही चॉक बोर्ड पे बैठे, क्या करना है। फिर हमने फाइनली एक प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम था मिस्टर ई, जो हमारा आज सक्सेसफुल प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा, जो एक्सटेंशन है, जो क्रोम एक्सटेंशन है। उसमें बहुत सिंपल कर दिया हमने कि आप क्रोम एक्सटेंशन डालो, आप लिंक्डइन पे या ज़ोबाकॉप पे या क्रंच पेज पे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं प्रोफेशनल, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, मैंने अपना लिंक्डइन पे नंबर डाला है नहीं डाला है, इट डजंट मैटर। आपको सिंपल क्या करना है, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, उस टूल को साइड में खोल के रखो, बिल्कुल, क्लिक करो, और क्लिक करते ही वो आपका टूल, मिस्टर ई टूल, आपको नंबर दे देगा। बिल्कुल। तो ये सिंपल सा काम हमने बना दिया टूल एक। इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो। ये प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही विद इन, मैं बोलूँगा 1 हफ्ता, हमारे 1000 यूजर अगेन आ गए, ठीक है, और सब ऑर्गेनिक। उसके बाद तो जो एकदम ये पिकअप होना शुरू हुआ, फर्स्ट मंथ में ही हमारा रेवेन्यू था अराउंड 3.5 लाख। हाँ। और मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसा था जो ऑटोमेटिक बिका है, मतलब हमने किसी को सेल नहीं किया। तो 3.5 लाख हमारा रेवेन्यू हुआ। अगले महीने 7.5 लाख, फिर 14 लाख, फिर 21 लाख, फिर 35 लाख। मतलब मंथ ऑन मंथ ये हमारा प्रोग्रेशन चला है क्रेजी प्रोडक्ट के ऊपर। और इसमें 3 चीज आ रही है इंपॉर्टेंट। नंबर 1, आपने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने से पहले बहुत सारे आइटरेशन करे थे जो नहीं चल रहे थे, बट ये जो प्रोडक्ट था, कितने प्रोडक्ट बना रखे थे इससे पहले? 4 तो बनाए होंगे कम, जो उतने लेवल पे नहीं चले थे। सबसे सेकंड बात, सो यू आर नॉट द टेक गाय, राइट? यू डोंट, आई एम द टेक गाय आल्सो। हाउ इज द टीम? आपने बताया था आपकी टीम में अभी भी यू आर डूइंग अ करंट ईयर का, व्हाट्स द अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू? इट्स मोर देन 25? नहीं, अराउंड ARR हमारा 24 के आसपास है, 24 crores। एंड ये पूरा रेवेन्यू यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम 5 people टीम? नहीं, हमारी टीम में इस टाइम पे तो 20 लोग हैं। ओके, सो वो 5 लोग कौन से थे जो आप बता रहे थे कि इट्स ऑल रिमोट? एंड जो 20 लोग हैं, हाँ, सब 20 के 20 रिमोट है। ठीक है, हाँ, समझ गया। और शुरुआत में जो ये प्रोडक्ट बनाया था, ये किसने प्रोडक्ट बनाया था? कितने लोगों की टीम ने बनाया था? शुरुआत में तो 3 लोग थे, मतलब टीम भी क्या, श्रेया इज नॉट अ टेक फाउंडर, सो अमित और मैं थे। हम you only coded the entire thing, Amit sir, and you built and you launched this thing, ठीक है? और ये अपने आप स्केल होता गया, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फ्रिक्शनलेस था। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी जेन्युइनली सॉल्व कर रहा था कि आपको नंबर चाहिए होते हैं, फोन नंबर सबको चाहिए। मेरे को भी आपका फोन नंबर चाहिए, आपको मेरा फोन नंबर चाहिए, आपको सेल्स करनी है, हायरिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, कुछ भी करना है, एट द एंड आपको लोगों को रीच आउट करना है, तो आपको फोन नंबर चाहिए। ये वाला नंबर कैसे निकाल रहे थे? ये हमने एल्गोरिदम जो बहुत टाइम से बना रहे थे, वो सारे के सारे एल्गोरिदम्स हमने यूज किए, क्योंकि हम फोन नंबर ऑलरेडी करते थे, बट हम सर्विस की तरह करते थे। सर्विस की तरह कैसे? जैसे XYZ कंपनी ने हमें बोला कि यार आप हमें इन लोगों का डेटा निकाल के दे दो, तो हम एक्सेल्स बना बना के देते थे उस टाइम पे। तो हमारा जो पैसा आता था जिससे हम सर्वाइव करते थे वो सर्विस था। 1-2 साल हमने वो किया पैरेलल में, जब तक हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे, बट वो प्रोडक्ट ऑलरेडी साथ साथ बिल्ड हो रहा था। तो पहले हमारे प्रोडक्ट में फोन नंबर वाज जस्ट अ फीचर, राइट? लेटर फोन नंबर बिकेम द एंटायर प्रोडक्ट। ठीक है, मेरे को नंबर जब चाहिए होता है तो देर, जैसे इजी लीड वेबसाइट से इन सारी वेबसाइट पे जाते हैं, बहुत सारी आइडियाज बनाते हैं और निकालते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उससे निकालते हैं। लेकिन आप लोग, हाउ डू यू गेट द डेटा? हमारा एल्गोरिदम है जिसको हम हर महीने फाइन ट्यून करते रहते हैं। वो एल्गोरिदम क्या करता है, जैसे मान लो शिवांग को उसने एल्गोरिदम ने ढूंढा इंटरनेट पे, डीप वेब पे, नॉर्मल वेब पे। अब शिवांग ने बहुत जगह पे अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हुए, डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े हैं। कहीं पर साइन अप करा था, कुछ ना कुछ तो किया होता है आपने, कहीं ना कहीं न्यूज़लेटर में कुछ फिल किया है जो पब्लिक है, आपने किसी जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई किया जो पब्लिक था, आपने कहीं अपना रिज्यूमे छोड़ दिया गूगल पे जो पब्लिक है। तो ये एल्गोरिदम इन सारी चीजों को ढूंढता है। ठीक है, ह्यूमन क्या करेगा, आपको ढूंढेगा तो 1-2 पेज तक जाएगा गूगल पे, बिल्कुल। ये 5,000 पेजेस तक जाता है। आई नो, आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज
मैं एक बार पागल हो गया था, मुझे अमिताभ बच्चन का नंबर चाहिए था, मैं पागलों के जैसे नेट पे ढूंढ रहा हूँ। यकीन नहीं मानो कि 3 दिन बाद जब मैं इतने सारे वेब पेज में ना, मेरे को कहीं ना कहीं एक जगह मिली जहाँ पर वो नंबर लिख रखा था उनका व्हाट्सएप नंबर लिख रहा था। अब तो वो हटा लिए उनकी टीम, लेकिन वो मेरे को मिल गया था। सो व्हेन यू सर्च ऑन द वेब रियली डीप, बट अगेन ये आपने जो एल्गोरिदम बनाया, मैं एक कंपनी हूँ, मेरी कंपनी पे मान लीजिए कोई आया और उसने साइन अप करा, हाउ कैन योर एल्गोरिदम fetch the data from my database? How does it happen? We don't do that anymore. जब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनाया था 3-4 साल पहले, तब होती थी क्राउड सोर्सिंग। ठीक है, अब हम क्राउड सोर्सिंग नहीं करते। अब हमारा डिपेंडेंट नहीं है कि आपके कॉन्टैक्ट लेने हैं या नहीं लेने हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, इट वाज प्योरली बेसिस ऑन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड द एल्गोरिथम दैट वी हैव। ठीक है, मतलब आपने साइन अप किया, आपको हम 5 क्रेडिट दे देंगे फ्री। समझ गया। उन 5 क्रेडिट का मतलब है 5 किसी के नंबर निकाल सकते हो। आपने और नंबर्स निकालने हैं तो आप रेफर कर लो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेफरल करो, हर रेफरल का 5 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद भी आपको चाहिए तो फिर हमने ऑप्शन दिया कि आप अपग्रेड कर लो। तो सब्सक्रिप्शन है, 2200 महीने से शुरुआत होके 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने तक की सब्सक्रिप्शन है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या फीचर्स चाहिए, क्या नीड। अभी आपके प्लेटफॉर्म पे टोटल कितने? 4.5 लाख के आसपास यूजर्स हैं हमारे। नहीं यूजर्स नहीं, और इसका कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे? कॉन्टैक्ट्स तो पता नहीं करोड़ों में ही है यार, अब तो मतलब याद भी नहीं रहता इतने, क्योंकि रोज के 5 से 7 हजार लोग ऐड हो जाते हैं कॉन्टैक्ट्स एवरी डे। द डेटाबेस सोर्सेज एंड एड्स 5 to 7,000 नंबर्स। सो एक आपका कलेक्शन जो कॉन्टैक्ट का है, नंबर 1 वाज कि आप जैसे कोई भी आदमी आता है तो आप उसकी कॉन्टैक्ट बुक एक्सेस कर लेते हो, तो उसका डेटा भी आपके पास आ जाता है। नंबर 2 वाज जो एल्गोरिदम होता है, जो आप बोल रहे हो कि डीप वेब में और जहाँ पर भी होता है, दे सर्च ऑन स्क्रॉल, इज इट लाइक अ स्क्रॉलर, वेब क्रॉलर और वेब स्क्रैपर? तो जो वहां से, व्हाट आर अदर वेज वेयर यू गेट ऑल दीस डेटा? सो मेन तो वेब स्क्रैपर ही है। मतलब 90% ऑफ द डेटा कम्स फ्रॉम द वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, एंड दिस इज योर पर्सनल वेब स्क्रैपर और दिस इज पब्लिकली अवेलेबल? ये बहुत सारी कंपनी सर्विसेज नहीं, इट्स अ पर्सनल वेब स्क्रैपर। ठीक है, दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट, दिस इज आवर आईपी। अगर आप बोलोगे हमारे प्रोडक्ट का आईपी क्या है, तो एल्गोरिदम जो है ना, ये वेब स्क्रैपर जो है दैट यू हैव बिल्ट, ये हमारा आईपी है। गॉट इट, ये हमारी R&D है। ठीक है, मतलब हम ये आईपी, जैसे कोका कोला की एक जो सीक्रेट रेसिपी है, ये हमारी रेसिपी है कि एल्गोरिदम हमारा रेसिपी है। ठीक है, तो हम ये आईपी किसी को रिवील नहीं करते, चाहे कोई भी आए। सो प्लीज आप एक और बार टोलो, लेकिन आईपी है इसलिए छोड़ दिया आपको। ठीक है, तो आईपी क्योंकि हमारा हार्ट है कि हम कहाँ जाते हैं, कैसे निकालते हैं। एल्गोरिदम, सिंपल सी बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेस एक इमेज है, राइट? आपने एक इमेज अपनी इंटरनेट पे डाली होगी, तो हम वो इमेज उठा के हम मैच करते हैं कि ये इमेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल, उससे भी मैचिंग हो जाती है हमारी, तो बंदे की प्रोफाइल बन जाती है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज फेस मैचिंग, देन वी हैव प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मैचिंग, देन वी हैव पर्सनल एट्रीब्यूट मैचिंग। बट उसमें क्या मैच कहाँ से क्या होता है, वही हमारा आईपी है। नहीं, फेस मैचिंग आई कैन रिलेट। सिंगापुर के एक बिलियनर थे जिनका हमने वो करा था, पॉडकास्ट करा था, और वो इंडिया आए थे, हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर बाद में मुझे कुछ था, कुछ नंबर वंबर लेना था, तो मेरे को मिल नहीं रहा था। मैंने उनकी गूगल सर्च पे फोटो सर्च करी, उन्होंने हरियाणा में एक प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। अच्छा। और जो हरियाणा की जो सरकार थी, उसमें वो प्रॉपर्टी के वो कागजात वो कहीं डालती होंगी, तो वो बिल्कुल वल्नरेबल था। और वहां पर हमको पता चल गया कि इनकी फोटो है, इन्होंने ये जमीन खरीदी है, इतने पे इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी दी, और ये इनका नंबर है, ये इनका ईमेल है, तो हमको वहां से उनका वो मिल गया। तो बस ऐसे ही होता है, बहुत जगह पे बहुत कुछ है। हाँ, इट्स जस्ट दैट आप उसको निकाल के कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो और कैसे यूजर्स को प्रेजेंट कर रहे हो, वो मेन चीज। टेल मी अनदर यूनिक थिंग। इसके बाद यू मेंशन कि जब हम इंटरनेट पे होते हैं तो बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट, से इफ यू हैव टू ब्रिंग इन इनसाइट्स, इफ आई एम अ नॉर्मल यूजर and I know that I'm scrolling the internet, what are certain things that I should do or should not do? Because now people are getting conscious. और जैसे अभी I was reading this कि UPI से भी है ना, कई बार आप किसी को नंबर देते थे तो आपका वो नंबर एक्सचेंज हो जाता है. People don't want to do that. How should we? This is might be against your नहीं, it's fine यार, उसमें कोई ऐसा अगेंस्ट नहीं है. इट्स अ नॉर्मल प्राइवेसी थिंग, ये तो सबको फॉलो करनी चाहिए. सिंपल सी बात ये है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो तो एक होता है कि HTTPS है, राइट, उस वेबसाइट में लिखा हुआ है, मतलब वो सिक्योर है कि नहीं है वेबसाइट. सबसे सिंपल तो चीज यही है. बिल्कुल. आधे लोग जो फिशिंग स्कैम में जो फंसते हैं कि उनको HDFC बैंक का, SBI बैंक का लिंक भेज दिया किसी ने, वो लिंक ही सिक्योर नहीं है. तो अगर वो लिंक सिक्योर नहीं है, दैट मीन्स दैट इज अ फेक वेबसाइट और नॉट सर्टिफाइड वेबसाइट. तो आप ऐसी जगह पे तो अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली कहीं मत डालो, क्योंकि नॉर्मली ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगी कि आपका नंबर वगैरह ईमेल निकाल के ये कहीं फिशिंग अटैक्स में यूज करेंगे, या आपकी एक प्रॉक्सी ईमेल आईडी बना के आप ही के एम्प्लॉइज को या आप ही के
पर्सनल जानने वालों को ये मैसेज करेंगे आप ही के नाम से। तो ऐसी जगह पे सबसे पहले तो ये देख लो कि यार सिक्योर वेबसाइट है नहीं है। सेकंड, आप ये देख लो कि अगर कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रही है जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, या क्या वो इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है डालनी। जैसे अगर उन्होंने लिखा है कि अपना एड्रेस भी दो, अपना नाम भी बताओ, अपना नंबर भी बताओ, बट वो सारी फील्ड्स ऑप्शनल थी डालनी, तो आप फिर उस ऑप्शनल फील्ड को तो एटलीस्ट स्किप कर दो, आप मत ही डालो उसको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनको भी चाहिए और आपको भी देनी है वो इन्फॉर्मेशन। राइट। तो ये 2 चीज़ें तो सबसे पहले देखनी चाहिए। उसके बाद तो आई थिंक डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आप एंगेज कर रहे हो उससे। अगर पर्पस जेन्युइन है तो आप कहीं भी ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली यूज कर सकते हो, और सामने वाला बताएगा भी राइट कि हम क्यों यूज कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन या कहाँ कहाँ यूज होगी। अगर उन्होंने नहीं लिखा तो दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ तो शायद गलत कर सकते हैं। एंड हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि जैसे जनरली जीडीपीआर लॉज होती है यूरोप में और इन सब में, हाउ डू यू कंप्लाई विद दोज लॉज, बिकॉज़ इट्स हार्मफुल फॉर यू नो। करेक्ट। इट्स सो जितना भी डेटा हम प्रोसेस करते हैं सारा का सारा डेटा पब्लिक है। मतलब कोई भी ऐसा डेटा नहीं है कि मैंने किसी का हैक करके निकाला हो, एवरीथिंग इज पब्लिक। जितने भी आपने कॉन्टेक्स्ट निकाले वो सब पब्लिक में थे, कहीं ना कहीं तो है। हाँ, कहाँ है वही तो मेन आईपी है, ठीक है, बट वो पब्लिक में ही है। इट जस्ट दैट अ ह्यूमन नॉर्मल मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान उसको जगह जगह जा जाके नहीं ढूंढ सकता। हमारा एल्गोरिथम वही चीज कर लेता है, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं सोचता, वो इमोशंस में नहीं आता, वो थकता नहीं है। वो दिन में 10,000 कॉन्टैक्ट को सर्च करने के लिए 10 लाख वेबसाइट्स को क्रॉल कर सकता है, राइट, बट आप 1000 को नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो वही फर्क है बस। तो बट सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक जब होना तो आप उसको कंट्रोल और आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। I see. Well, this is so, getting someone's contact is a superpower. And superpower to, you know, second thing तो आती है, आप किसी को convince तभी तो करोगे जब you have the first touch point with that person. And people don't know about these softwares like Easy Leads and other stuff. So, in funny story, आप ही का software use करके I scrolled through LinkedIn of Vedant sir, वो वेदांत अग्रवाल, सॉरी क्या वेदांता के जो फाउंडर है मिस्टर अनिल अग्रवाल, तो वो लिंक्डइन पे बहुत सारे लिखते हैं, तो मैंने लिंक्डइन से उनका कांटेक्ट निकाल लिया, तो यूके का नंबर निकल गया, मैंने उनको मैसेज कर दिया, और मैसेज करा तो थोड़े दिन बात होने लगी। फिर मैंने बोला सर वो करना है, पॉडकास्ट करना है आपका। तो उन्होंने फिर मेरे को किसी एक उनके कम्युनिकेशन हेड का कांटेक्ट आया कि सर आप इतने दिन से वेदांत से अनिल सर से बात कर रहे हो, आपको नंबर कैसे मिला इनका? तो मैंने बोला कि सर मिल गया नंबर। तो ही वाज लाइक शॉक्ड। तो फिर मैंने उनको बताया सर उन्होंने लिंक्डइन पे डाल रखा होगा और ये टूल्स होते हैं, इससे हमको निकल जाता है नंबर किसी का भी। तो ही वाज लाइक शॉक्ड। वो he's a vice president of communications, और उनको ये नहीं पता कि यार आप गूगल पे, मतलब इंटरनेट पे आप ऐसे नंबर निकाल सकते हो। बट दिस इज अ सुपर पावर, एंड आई, as much as I used it, I want other folks to also, you know, get insights, because लोग ढूंढते रहते हैं यार नौकरी चाहिए या ये कुछ बेचना, they don't know कि how to contact the right people. बिल्कुल। But because you are in this business, आपने इतने सारे लोगों को cold reach out कराया, you help other people to, you know, cold reach out. What's the science behind converting or convincing the other person after you have their number? Have you figured some things out? कि यार जब मैं किसी को पहली बार reach out करता हूँ without introduction के अचानक से out of the blue, what are certain things that work and what are certain things that don't work? तो और funny story और some interesting story जो हुई थी, कुछ चीज़ें हैं जो definitely help करती हैं। First and foremost, being very upfront and clear and crisp. जैसे लोग क्या करते हैं, अगर मैंने आपको कुछ कोल्ड व्हाट्सएप मैसेज किया या लिंक्डइन पे मैसेज भेजा, तो एक तो कुछ क्या करेंगे लोग, हे लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आती सामने वाले को आप क्या बोलना चाह रहे हो, हे क्या करे वो, हे का आपके हाय लिख देंगे, ठीक है, हाउ आर यू लिख देंगे, बस छोड़ देंगे। उसके बाद अरे भाई मेरा कहना क्या करना है, टू द पॉइंट बात करो कि हाय आई वांटेड टू रीच आउट, वांटेड टू इनवाइट यू टू माय पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल दिस। बहुत सिंपल 2 लाइनें आपने लिख दी, अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। जैसे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मेरे को मैसेज आते हैं रोज, बहुत लिंक्डइन में मैसेज आते हैं, मेरे को पूछेंगे कि यार हे नितिन दिस एंड दिस, आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद यू, लेट्स एक्सप्लोर। अरे भाई क्या एक्सप्लोर, मैं काम छोड़ के एक्सप्लोर करूं? मैं क्यों करूं यार? मतलब तुम्हें कोलैबोरेट करना है मेरे साथ, तो यू हैव टू टेल मी ना कि क्या कोलैबोरेशन करनी है, व्हाई डू यू वांट टू कोलैबोरेट और व्हाट इज द इंटेंट, हाउ आर वी गोइंग टू अलाइन विद ईच अदर ऑन दैट कोलैबोरेशन, राइट? आप सामने वाले को और काम दे रहे हो, तो अगर आप सामने वाले को और काम दे रहे हो ना, तो कभी नहीं होगा वो कन्वर्जन, बिल्कुल ना वो सामने वाला रिप्लाई करेगा। तो आपको उसका काम आसान करना है, ना कि बढ़ाना है। काम आसान कैसे होगा? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके, जो इन्फॉर्मेशन मोस्ट नेसेसरी है
वही रखो उस मैसेज में, बाकी की जंक इन्फॉर्मेशन हटा दो। अगर कोई पूछता है तो डालो, सामने रिप्लाई करेगा तो डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब पॉडकास्ट के लिए रीच आउट करता हूँ लोगों को, बताओ। तो पॉडकास्ट में मैं सिंपल सी क्या बात करता हूँ कि यार आई एम नितिन, आई गॉट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम IIT दिल्ली नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सही वही बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। प्लीज डू दैट, है ना, IIT दिल्ली नेटवर्क। एक आपने वो बना दिया, एक वैलिडेशन कर दिया, वैलिडेशन कर दिया मैंने कि IIT दिल्ली से आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो होगा। तो वही फर्स्ट लाइन में एक हुक पॉइंट आ गया, बन जाता है। हाँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि यार यू नो आई एम द फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड आई आल्सो डू अ पॉडकास्ट बाय द नेम ऑफ मैड ओवर ग्रोथ विद अ लिसनर बेस ऑफ दिस। बिकॉज सबसे पहले आप किसी को भी पॉडकास्ट पे बुलाते हो, लोग आपसे पूछते हैं ना कितने सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ, कितने व्यूज आते हैं। तो मैंने फर्स्ट लाइन में जो मेन पॉइंट है वो मैंने फर्स्ट लाइन में डाल दिया, बिकॉज सामने वाला ये पूछता है, 100% पूछेगा। और आपने उसका काम असाइन कर दिया ये लाइन लिख के। और इसमें आप सब्सक्राइबर बताते हो, टोटल व्यूज बताते हो? सब्सक्राइबर्स नहीं, मैं व्यूज बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, लिसनर बेस बताता हूँ। फिर मैं क्योंकि सब्सक्राइबर इज नॉट अ मेजर ऑफ योर व्यूज, राइट। आपके एक वीडियो में 10 लाख व्यूज भी आ सकते हैं, चाहे आपके 100 सब्सक्राइबर्स हो। अगर वीडियो अच्छी है तो इट डजंट मैटर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उस वीडियो में 10 लाख व्यूज भी आ जाएंगे। बिल्कुल। और 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो, गंद वीडियो डाला है तो 1000 व्यूज भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो सिंपल सा फंडा है, व्यूज इज द लिसनर बेस इज द राइट, द मेन मेट्रिक टू मेजर। एंड व्हिच इज द टोटल नंबर ऑफ व्यूज ऑन द चैनल और द एवरेज कर लो ना, आप एवरेज कर लो थोड़ा। परसेंटेज आपको वही है ना कि अब आप क्या बोलोगे यार मेरे 1000 व्यूज आ रहे हैं, आप एवरेज करके बताओगे, राइट, ताकि थोड़ा सा सही साउंड करे। तो वो तो परसेप्शन है आपके, बस कैसे खेलना है राइट। तो वहां पे थोड़ा सेल्स का आ जाता है कि आप क्या दिखा रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर। आप क्या दिखाते हो, आप कैसे दिखाते हो? सो मैं नॉर्मली दिखाता हूँ कि यार 1 लाख लिसनर्स हैं, ठीक है, कलेक्टिवली। हाँ, ठीक है, अब 1 लाख लिसनर्स कैसे हैं, इंस्टाग्राम पे भी रील डालते हैं, लिंक्डइन पे भी डालते हैं, तो कलेक्टिवली हो गया ना। अगर मैं कुछ से पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, बिल्कुल बिल्कुल सच ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा ही होंगे बल्कि, बट मैं एक कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ आपको। गॉट इट। तो ये बता दिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि यार आप हमारे पुराने गेस्ट यात्रा के CEO थे, जस्ट डायल के फाउंडर थे, ये उनका वीडियो है। तो क्योंकि लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब किसी को पॉडकास्ट पे बुलाओगे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कोई पुराना वीडियो है क्या, या पुराने गेस्ट कौन थे। तो आपने 2 लाइन वो लिख दी कि ये मेरे 2 गेस्ट थे, ये उनके वीडियोस का लिंक है, ताकि ये एक एस्टैब्लिश हो जाए कि यार ये बंदा जो बुला रहा है गेस्ट को, वो मेरे लेवल या मेरे से ऊपर लेवल की ही बुला रहा है। राइट। तो बहुत छोटे लोगों को नहीं बुला रहा, जो उनके सेंस में छोटे लगे उनको। हालांकि मेरे को तो सब एक ही बराबर लगते हैं जिसके पास भी इन्फॉर्मेशन हो, बट कई बार परसेप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। राइट। तो वहां पे आपने वो डाला। उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ लेट मी नो इफ दिस साउंड्स रेलेवेंट टू यू। आई एम नॉट इन्फोर्सिंग कि नहीं आप बताओ कि बात ही करनी है मुझे। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको रेलेवेंट लग रहा है क्या, आपको लग रहा है तो लेट्स टॉक। मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जन रेट ऑन फॉर मी is that around 70%, and that's very high thing. That's very high. हाँ, मैं मतलब 10 मैसेज करता हूँ, 10 में से 6 या 7 मेरे ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। Crazy. What are other things that if I'm reaching out to someone, what are some other techniques that can I use to convince the other person? Because this is watched by a lot of students जिनको नौकरी चाहिए, बहुत सारे early stage employees या बहुत सारे early stage startup founders जिनको लोगों को conversion करना है, Reach to the right people. How do you identify the right stakeholder, decision maker? Depends your use case. अगर जैसे जॉब की बात कर रहे हो, तो अगर छोटी कंपनी है तो फाउंडर को डायरेक्टली यू कैन रीच। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो टैलेंट एक्विजिशन का बंदा becomes one of the option, or the HR, not the HR or the department. अगर आप IT की जॉब लेना चाह रहे हो तो आप IT का जो वहाँ पे बंदा होता है, क्योंकि फाइनली टेक्निकल राउंड वही क्लियर करता है या रेफरल वही देता है, तो आप किसी IT के डेवलपर को रीच आउट कर लो वहाँ पे कि ब्रो आई सॉ दिस कि आप जॉब में हायरिंग कर रहे हो, यार मैंने ना पाइथन में ये फोड़ा है, तो मैं चाहता हूँ, मेरे को बहुत अमेजिंग लगती है आपकी कंपनी, मुझे कुछ पूछना था बिफोर अप्लाइंग टू द इंटरव्यू, जस्ट 5 मिनट चाहिए आपके, थोड़ा सा गाइडेंस लेना है। ठीक है, उसने 5 मिनट दे दिए या कुछ रिप्लाई कर दिया, आप बोले यार ठीक है मजा आया, थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड, क्या आप मुझे रेफर भी कर सकते हो। वो रेफरेंस जो देगा आपका, वो ऑटोमेटिकली आपका बाकियों से कंपैरिजन में ऊपर चला जाएगा। राइट। तो ऐसे करके आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को थोड़ा बेटर बना सकते हो और अच्छे चांस कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लोग क्या करते हैं कि जॉब में अप्लाई कर दिया और भूल गए, हाँ, या बस कर दिया। अब सॉल्व एक तो गलती क्या है, IT की जॉब है, मार्केटिंग वाले भी अप्लाई कर रहे हैं उस पर, भाई क्यों कर रहे हो, फायदा थोड़ी है। फिर आप बोलते हो कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही। आप गलत जगह पे गलत लोगों पे अप्लाई करोगे तो सामने वाला तो क्यों रिप्लाई करेगा, उसकी गलती थोड़ी है।
बट सो यू हैव टू फोकस एंड आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो और क्या प्रॉब्लम है वो जेन्युइनली उस सामने वाले बंदे की। आप जिसको भी रीच आउट कर रहे हो, मेरी कंपनी में मुझे हायरिंग करनी ही नहीं है, तो आप मुझे मैसेज दिन में 50 भेज दो, क्या फायदा, मैं नहीं करूँगा हायर। बिल्कुल। बट अगर आपने मेरी जॉब पोस्ट देखी है कि आई एम हायरिंग और उस टाइम पे रीच आउट करो, तो ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ गेटिंग हायर इंक्रीजेस। Got it. Coming back to the Easy Lead story. Your growth is constant. E tool आपने जो Easy Mr. E जो आपने निकाला, that's running, और आपने उसका Chrome extension बना दिया, product में convert कर दिया. How did you grow that? What were the network? How did you bring the network effects? So सबसे important हमारा था SEO. So SEO हमने being a tech company, we cracked the code of SEO. हमने automate कर दिया अपना SEO। कैसे करा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने क्या किया कि क्वेरीज बेस्ड हमने पेजेस बना दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट में किसी को रीच आउट करना है, तो मैं गूगल पे जाके लिखूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट HR कॉन्टैक्ट नंबर। फर्स्ट थिंग आई डू दिस ओनली। आपने भी अमिताभ बच्चन नंबर लिखा होगा ना गूगल पे, तो आप अमिताभ बच्चन का नंबर ढूंढ रहे थे, तो मान लो अगर हमने इजी लीड्स पे अमिताभ बच्चन का पेज बना दिया कि ये अमिताभ बच्चन का पेज है, ये उसका नंबर है, ऐसे ऐसे करके हमने डिस्क्रिप्शन दे दी, तो चांसेस है कि आपको जब गूगल जो आप सर्च कर रहे हो तो वही आपको वो पेज दिखेगा। जो ऐसे करके हमने 10-12 लाख पेजेस बना दिए। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट पेजेस बना दिए, ऑटोमेटिकली उनके पेजेस बनते रहते हैं। हाँ, क्या तो ऐसे सर्च बढ़ने लग गई, तो सर्च की वजह से हमें लास्ट ईयर ही 500 मिलियन व्यूज आए हैं गूगल पे। अगर आप इतने व्यूज ऐड चला के करो तो 500 करोड़ से कम नहीं है आपका खर्चा आएगा। बिल्कुल। तो जो 500 करोड़ का हमारा एडवर्टाइजिंग स्पेंड था वो जीरो हो गया। तो यही हमारा एक्विजिशन चैनल बना। फिर होता है रेफरल्स। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया, यूज बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को बड़ी जल्दी हो रहा है, तो लोग रेफर करते हैं क्योंकि उनको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आपने नंबर निकाला, अमिताभ बच्चन का नंबर मिल गया मान लो, आप सबसे पहले जाके 10 लोगों को बताओगे यार अमिताभ का नंबर मिल गया। आपसे भी वो पूछेंगे ना कि यार तुझे मेरा इसका नंबर मिला कैसे, तो आप बताओगे यार इजी लीड्स करके एक टूल है, वहां से नंबर मिलता है। वो 10 लोगों को भी चाहिए होगा कभी ना कभी नंबर, तो वो भी डालेंगे। राइट। ऐसे ही करके वो 10 लोग आगे 10 को बताएंगे। तो ये लूप स्टार्ट हो गया रेफरल्स का। जिस कंपनी में किसी ने आज हमारा नंबर निकाला यूज करके, वो अपनी कंपनी में 4-5 लोगों को बताते थे कि टूल डाल ले, सेल्स में हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसे रेफरल्स बढ़े, फिर सब्सक्रिप्शंस बढ़ी, फिर रिन्यूअल्स हमारा स्ट्रांग था क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑब्वियसली अच्छा है, तो रिन्यूअल्स में कोई दिक्कत नहीं आती। एनुअल रिन्यूअल्स का रेट जो है हमारा मोर देन 95% है। तो 5% चर्न है, विच इज इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 5% चर्न बहुत कम है, विच इज वेरी कमेंडेबल। राइट। SMEs के अंदर इनफैक्ट चर्न इज 15 to 20%, वेरी हाई। एबल टू बिल्ड सच अ स्टिकी प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स 100%। तो SME मार्केट में और ज्यादा चर्न होता है क्योंकि SMEs में पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आज उनके पास फंड्स हैं, आज नहीं है। अगर आपका मार्केट SMEs के ऊपर फोकस कर रहा है तो पेमेंट की प्रॉब्लम रह सकती है, और चर्न आपका 20-25% रहेगा एनुअल लेवल पे। तो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, अगर आपको SMEs में करना है तो ये चर्न आप इंक्लूड करके चलो अपने बिजनेस के अंदर, खासकर जहाँ पे रिकरिंग पेमेंट्स आती हैं। राइट। आपने जो MSMEs का डेटाबेस बनाया था, जिसको देन लेटर यू सेल फॉर मोर देन 5 लाख एंड अदर स्टफ, वो कैसे क्रिएट करा था? सो ये 80% ऑफ द कंज्यूमर्स इन इंडिया आर नॉट ऑन लिंक्डइन। करेक्ट। सो ये जो लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, मोस्टली ये सारे वो लोग हैं जिनको लिंक्डइन के बारे में पता है या क्रंचबेस के बारे में पता है, और ये यूज भी वहीं जाके करते हैं लिंक्डइन पे। अब होता क्या है ना कि देयर आर अराउंड 16 to 17 लाख कंपनीज इन इंडिया, बट उसमें से मोर देन 80% कंपनीज आर नॉट ऑन लिंक्डइन या एनी सोशल मीडिया वेबसाइट, या उनकी वेबसाइट तक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करूं, 2.5-3 लाख मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं इंडिया में, जिसमें से 2 लाख ऐसी कंपनीज होंगी जिनका कोई वेबसाइट तक नहीं है, बट वो 5 से 10 करोड़ रेवेन्यू कर रही है। क्योंकि वेबसाइट, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं बेच रहे ना, वो बिजनेस को बेच रहे हैं। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता वेबसाइट। क्या करूंगा, उनका एक कैटलॉग है, एक ही कस्टमर है जिसके साथ वो सालों से धंधा कर रहे हैं, उसी कस्टमर को बेच रहे हैं, उसी के लिए पार्ट्स बना रहे हैं, बस उनको जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है ना कि उनको आप सामान बेच नहीं सकते या वो पोटेंशियल कस्टमर नहीं है आपके। राइट। तो SMEs में सादा इनफैक्ट एक बाइंग पावर है आज की डेट में, जो आप शायद मिस कर पा रहे होंगे। राइट। तो ये नीड थी। फिर हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था इजी प्रोस्पेक्ट। उसमें हमने क्या किया, सारे SMEs का डेटा हमने मैनेज किया, सोर्स किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, वहां से हमने कोलेट करके वो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन दिखाई। अब आप उस प्रोडक्ट में जाके फिल्टर लगा लो कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दिल्ली में जितनी है जिनका ऑथराइज कैपिटल या पेड अप कैपिटल 1 से 5 लाख के बीच में है,
या जिनकी एज 10 से 15 साल के बीच में है, या वो रबड़ बनाती है, ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स दे दिए, वो पैरामीटर के बेसिस पे आपको फिल्टर मिल जाएगा और आप सीधा उनके डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो। राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जो बहुत बड़ी थी। फिर हमारा जो छोटा जो प्लान था 2200 का 50,000 का, वो सीधा हो गया 5,40,000 का। और ये आपने 5,40,000 प्राइसिंग कैसे फिगर आउट करी कि दिस इज द राइट प्राइस? यार क्योंकि एक तो ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट था, मतलब किसी को भी इस कैटेगरी में किसी को टारगेट करना है तो वो 150 कंपनीज को रीच आउट तो नहीं करेगा, वो थोड़ा लार्ज वॉल्यूम करेगा। और क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, तो हमें ताकि ये प्रोडक्ट को हम अपने हिसाब से जिस लेवल पे हमें देना है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की इसको बनाने में, तो हमें सबसे बड़ा मेजर कॉस्ट कहाँ पर आया था? मेजर कॉस्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही और कॉन्टैक्ट सोर्सिंग में। क्योंकि पहले जो हमने किया वो रियल टाइम कॉन्टैक्ट आते हैं, राइट। इसमें हमने कॉन्टैक्ट्स पहले ही भर के रखे ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो डबल ट्रिपल हो जाए कि बस क्लिक करते ही नंबर आया। तो इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट थी हमारी, 1-1.5 करोड़ हमने इसमें लगाया बनाने में। तो हमें ताकि जब हमने इतना पैसा खर्च किया है तो हमें रिकवरी भी फास्ट चाहिए इसकी, तो प्राइसिंग फिर उसी हिसाब से रखी कि अगर 20 लोग भी ले लें साल भर में तो मेरा तो प्रोडक्ट का इनिशियल केपेक्स रिकवर हो जाएगा। तो ये पॉइंट था। गॉट इट। इसमें आपने सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाया था इजी लीड्स, उसके बाद बनाया इजी प्रोस्पेक्ट। इजी प्रोस्पेक्ट था वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 2022 में हुआ था वो। 2020। और उसको आपने कैसे ग्रो करा था? व्हाट वाज द ग्रोथ? एक्सिस्टिंग कस्टमर बेस इतना हो गया था कि जब खुद ही इतने लोग आते थे वो हमसे मांगते थे कि यार ये तो ठीक है बट एसएमईज का डेटा है क्या, एसएमईज का डेटा है क्या। तो हमारे जो सेल्स के लोग हैं जब प्रोडक्ट दिखाते थे पहले सिर्फ मिस्टर ही दिखाते थे, अब वो साथ में ये भी दिखाने लग गए डेमो देने के टाइम पे। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, जब भी कोई साइन अप करता है तो हम सीरीज ऑफ ईमेल्स भेजते हैं उनको। कभी बेसिस ऑन ट्रिगर्स, अगर उसने एक कॉन्टैक्ट निकाला तो हम उनको एक्स ईमेल भेजेंगे, अगर उन्होंने कोई टीम मेंबर ऐड कर दिया अपने अकाउंट में तो हम उनको एक्स ईमेल भेजेंगे। तो डिफरेंट बेसिस ऑन दी जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट हम उनको डिफरेंट ईमेल्स भेजते हैं। वाज दिस द प्रोडक्ट जिसमें आपको एक एक्विजिशन ऑफर भी आया था? वो थर्ड प्रोडक्ट है। व्हाट वाज दैट? थर्ड प्रोडक्ट जो हमने बनाया वो है इजी एंगेज। उसका पर्पस बहुत अलग है। उसका पर्पस ये है कि आप एक वेबसाइट चलाते हो, मान लो आपकी वेबसाइट पे 10-12 हज़ार लोग आते हैं महीने के। अब आपको नहीं पता वो 10-12 हज़ार लोग कौन है, क्योंकि वो एनोनिमस वेबसाइट, आपको काउंट तो मिलता है कि 10,000 लोग आए, कौन है, डेमोग्राफिक क्या है, कौन बंदा है, कैसा बंदा है। तो अगर आप हमारी एक सिंपल जावास्क्रिप्ट, आप अपनी एक कोड है, बस एक लाइन का कोड है, वो अपनी वेबसाइट पे लगा लोगे तो हम आपको बता देंगे कि 10,000 लोग कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, उनका ईमेल क्या है। क्योंकि हमारे पास अब इतने करोड़ों का डेटाबेस है जिसको हमने एक नई लेयर के साथ एम्बेड किया, जिसको हम फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। उस लेयर के साथ एम्बेड करने के बाद हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अब इसमें बेनिफिट क्या है ओवर दी अदर प्रोडक्ट्स, बिजनेस सेंस से बोलूं मैं, अभी तक जो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो लोग मैनुअली यूज करते हैं। सेल्स वाला है वो कॉन्टैक्ट नंबर निकालेगा, या एक साथ उसने 500 कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लिए, फिर वो कॉलिंग करेगा, मेल्स भेजेगा। हो सकता है 6 महीने बाद वो बोले कि यार अब मेरे सेल्स कोल्ड कॉलिंग से शायद नहीं आ रही, राइट, अब मैं यही पैसा गूगल एड्स में चलाता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। या कोई बोले कि गूगल एड्स से तो कुछ नहीं हो रहा, इजी लीड्स पे ही सारा बजट लगा देता हूँ, क्योंकि एट द एंड तो मार्केटिंग का तो बजट सेम ही है ना, 5-10 लाख रुपए, राइट, पैसा तो वहीं से निकल रहा है। इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, एक स्क्रिप्ट लगानी है आपको। अब आपका सारा का सारा वेबसाइट का जो डेटा है वो हमने कन्वर्ट करके आपको दे दिया, आपको मैनुअल काम कुछ नहीं करना। तो अब अगर आपका ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस के पार्ट में इंटीग्रेट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली योर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब डिपेंडेंसी आ जाती है ना आपके बिजनेस की किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, इंडिस्पेंसिबल हो जाता है, इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। जब ये प्रोडक्ट बनाते हो, हाउ डू यू फिगर आउट द प्राइसिंग? क्योंकि मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, मुझे पता है कि दिस इज वेरी गुड एंड हाउ डू यू फिगर आउट द प्राइसिंग पार्ट कि मैं इतने में बेचूंगा तो कंज्यूमर खरीद लेगा? यार बहुत जगह तो टेस्टिंग होती है, कंपटीशन भी देखते हो आप कि कंपटीशन में कुछ प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे 540 रखा है इसलिए क्योंकि कॉम्पीट करने वाला कोई नहीं है, तो आप उसको 7 लाख भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ पीपल आर बाइंग एट 7 लाख यू कीप इंक्रीजिंग टिल पीपल स्टॉप बाइंग। सो वो एक अच्छा तरीका होता है। इस प्रोडक्ट में हमें पता है कि क्योंकि लोग इसमें वेबसाइट ट्रैफिक 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार है, तो कंजम्पशन इज वेरी हाई, राइट। हमारा कॉस्ट क्या है, कॉस्ट टू बी प्रॉफिट आप देखते हो ना कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेटा कुछ है कि नहीं है, आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं। सो एट द एंड अगर सर्वर कॉस्ट है आपका सिर्फ, विच इज लाइक मे बी पर एक्विजिशन पर नंबर निकाल रहे हो, लेट्स से 1 रुपया लगा,
तो आपको पता है जब 1 रुपया लग रहा है तो आप 2 में बेच सकते हो, 1.5 में बेच सकते हो, क्योंकि आपकी बाकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है कुछ भी, या फिक्स कॉस्ट नहीं है कुछ भी। तो प्राइसिंग नॉर्मली आप कॉस्ट टू प्रॉफिट भी देख सकते हो, कंपटीशन के बेसिस पे भी देख सकते हो। मोनोपोली है तो अलग प्राइसिंग रख सकते हो कि आपके जैसा कुछ और कोई नहीं कर रहा। डिपेंडिंग ऑन क्या कैटेगरी है जिसको आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसमें लोग क्या प्रोपेंसिटी है उनकी बाइंग की, राइट, कितना पे करने की कैपेसिटी है। एंटरप्राइज में आपको जो चीज 10 लाख दे सकता है वही एसएमई सेम प्रोडक्ट के आपको 1 लाख नहीं देगा। तो आप बेच किस करो उस पर भी डिपेंड करता है। सेम कॉन्टैक्ट जब हम एसएमईज को बेचते हैं तो वो अगर 30 रुपीज में हमसे कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, हमारा वही अगर एंटरप्राइज को हम बेच रहे हैं वो 300 भी देने के लिए रेडी है सेम चीज के, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट का आरओआई है, जो 300 रुपए के लेके उन्होंने एक नंबर लिया हमसे, मान लो वो उसको कन्वर्ट करके बेचेंगे, वो 30,000 बना लेंगे। यही एसएमई वाला 3,000 बनाएगा, तो वो उस हिसाब से पे करेगा आपको। तो डिपेंड भी करता है कि आप किस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को बेच रहे हो, किस वॉल्यूम गेम पे खेल रहे हो। वॉल्यूम गेम पे खेलोगे तो प्राइसिंग बहुत कम रखनी पड़ेगी, निश गेम पे खेलोगे तो प्राइसिंग हाई रखनी पड़ेगी। प्रॉफिट आप देख सकते हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेट्रिक, क्योंकि हम तो प्रॉफिट पे काम करते हैं, हम उसके बिना बात ही नहीं करते। प्रॉफिट है तो कंपनी है, नहीं तो कुछ नहीं है। फंड तो हमने रेस किया नहीं हुआ, बूटस्ट्रैप करना है, और बूटस्ट्रैप भी कंफर्टेबल होकर करना है। ऐसे नहीं है नेक टू नेक कि 10-12% के बूटस्ट्रैप पे चलेंगे। 25-30 जब तक मार्जिन ना हो नेट, तब तक कोई मजा नहीं। सो हमने पहले देखा कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट एक हिट हुआ, बहुत सारे आइट्रेशन करने के बाद आपने एक प्रोडक्ट को हिट करा। उसके बाद यू ब्रिंग इन द पावर ऑफ नेटवर्क इफेक्ट, रेफरेंस। आपने एक एसईओ लगाया जिससे आपका बढ़ता गया। देन यू फिगर आउट द राइस प्राइसिंग। व्हाट वर सम अदर वेरिएबल्स दैट वर द मोस्ट चैलेंजिंग व्हिच यू काइंड ऑफ फिक्स्ड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ बिल्डिंग दिस? यार बहुत जगह पे ये होता है कि स्पेशली अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में ना अभी भी डू इट फॉर मी वाला कॉन्सेप्ट है, वर्सेस यूएस में डू इट योरसेल्फ। यूएस में लोगों को खुद से सब कुछ करने की आदत होती है, क्योंकि कोई उनकी मेड नहीं होती कि उनको चाय बना के दे दे, कोई घर पे झाड़ू पोछा लगाने वाला नहीं होता, सब कुछ खुद करते हैं। तो दे आर मोर प्रोन टू डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इसलिए यूएस में ज्यादा अडॉप्ट होते हैं, या ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा जल्दी पिकअप होते हैं। इंडिया में रहता है कि चाय भी हमें मिल रही है, झाड़ू पोछा करने के लिए घर पे मेड भी आ रही है, तो मुझे तो आराम से बैठने की आदत हो गई है, तो कोई मेरे लिए करके दे दे, मैं पैसे भी नहीं दूंगा, ठीक है, करके भी कोई और दो, और डिस्काउंट भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद भी शायद मैं बोलूं कि यार मजा नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज इन इंडिया। तो डू इट फॉर मी वाला जो चैलेंज रहता है ना, वो इंडिया में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत रहता है। होता क्या है कई बारी कि एम्प्लॉय ने सॉफ्टवेयर हमारा यूज किया, वो बोलता है कि ये खरीदना है, वो बोलता है ये खरीदना है, बॉस बोलता है कि क्यों खरीदना है, एग्जाम्पल है, या बॉस ने डिप्लॉय करा दिया खरीद के 10 एम्प्लॉयज को दे दिया। अब 10 एम्प्लॉयज मान लो कामचोर हैं, वो काम नहीं करेंगे तो वो गलत फीडबैक देंगे बॉस को कि सॉफ्टवेयर तो चल नहीं रहा। अब भाई तो चला ही नहीं रहा तो चलेगा कैसे, क्योंकि वो कामचोर है। तो वो जो कामचोरी वाला जो प्रॉब्लम है ना, अगर कोई करता है तो उसकी वजह से आपका फीडबैक जो सॉफ्टवेयर का है वो गलत चला जाता है। और इसको आप सॉल्व कैसे करते हो? फिर हम मल्टी चैनल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। हमने कैम अपॉइंट कर दिए, कैम मतलब की अकाउंट मैनेजर। इनका काम है कि जिसने खरीदा उसको भी कम्युनिकेट करे हर महीने, और जो यूज कर रहा है उसको भी कम्युनिकेट करे, ताकि ब्रिज हो जाए गैप। ये ना हो कि वो बोले कुछ और वो बोले कुछ। तो कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा हम काम करते हैं। कस्टमर और जो बायर है उसको, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको आप जीरो करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जीरो रहे। इसलिए हमारी कैम टीम का ये काम रहता है कि हर महीने हर कस्टमर को एंगेज करना है, चाहे वो सही यूज कर रहे हैं या गलत यूज कर रहे हैं। आप उनको बताओ कि यार आपने प्रोडक्ट का यूसेज कम हो गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो यूज करेगा तो रिटेन रहेगा। अगर वो रिटेंशन क्यों आएगी, अगर अच्छा यूज कर रहा है तो रिटेन रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट यूज करता रहे, यूज करता रहेगा, सब बढ़िया चलेगा। यूज करने का जो तरीके हैं वो आप उनको बताओ। तो हम ये फोकस करते हैं कि हम यूजेबिलिटी कैसे बढ़ा सके प्रोडक्ट की। इसमें अभी आपने बताया 4.5 लाख लोग इसको हर महीने इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो किसको कंपनी एंटरप्राइज कंज्यूमर होते हैं? 1.5 लाख के आसपास ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स टाइप हैं लोग, इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट्स हो गए। 2.5-3 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो कंपनीज में हैं। समझ के। और उसमें हाउ डू यू फिगर आउट जो मेजॉरिटी ऑफ यूज होता है वो कहाँ पर होता है? अभी 4.5 लाख में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं?
सबसे ज़्यादा तो मिस्टरी ही है। हाँ। जो बेसिक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो तो फ्री है स्टार्ट करते ही। उसके बाद फिर अपना ज़ोबा कॉप वाला हमारा एक वर्जन है। फिर उसके बाद हमारा ये इजी प्रोस्पेक्ट है जो 540 का है। वो ऑब्वियसली मैं बोलूँ तो अराउंड उसके 1000 कस्टमर्स हैं अभी, क्योंकि वो थोड़ा 540 का है, एंटरप्राइज लेवल पे है, तो सारे लोग नहीं उसको अफोर्ड कर सकते। तो मोस्टली तो सब मिस्टर ही यूज़ करते हैं। तो इसमें हाउ डू यू फिगर आउट कि मेरी मोट स्टिक्स ऑन द स्क्रू, बिकॉज बहुत सारे ऐसे अदर सॉफ्टवेयर भी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो सेम काम करते हैं। सो हाउ डू यू फिगर आउट? इंडिया में तो नहीं है यार। फ़ोन नंबर देने वाले कम है, ईमेल आईडीज वाले तो हज़ारों हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर के अंदर एक्यूरेट फ़ोन नंबर देने वाले इंडिया में वी आर दी करंटली ओनली वन। देयर आर कंपनीज आउटसाइड इंडिया करती हैं। इंडिया कंपनी की मैं बात करूँ तो इंडियन तो वी आर ओनली वन। देयर आर कंपनीज लाइक लूशा है, रॉकेट रीच है, सिग्नल हायर है। ये 3-4 कंपनीज हैं जो बाहर की हैं, वो करती हैं, बट उनमें फिर वही रहता है कि लोकल नहीं है। हाँ, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि वहां पर आप लूशा पे जाओ तो आप उनको कुछ कह नहीं सकते, आप बात ही नहीं कर सकते। प्लस दूसरी बात, हालांकि स्टूडेंट्स तो खरीद नहीं सकते मेरे जैसे, तो लेकिन हम कोशिश करते, चलो एक बार प्राइसिंग वाले टैब पे जाते तो वो बोलता है डॉलर्स, तो वो डॉलर्स देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। डॉलर्स भी उनका प्लान भी एनुअल से शुरू होता है, मंथली प्लान ही नहीं है कोई। प्लस बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब आप डॉलर में पे करते हो तो आपको 15% इम्पोर्ट टैक्स भी देना पड़ता है। अब सेल्स वाला बंदा तो कैलकुलेट करता है सिर्फ उससे कि अच्छा डॉलर 70 रुपए का है, 80 रुपए का है, मल्टीप्लाई करके ये हो गया। अब भाई इसके बाद 15% जो फाइनेंस वाले को ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो कहाँ जाएगी? And how is, you know, retention is such good, और उसका कारण what do you think, why do you think your podcasts are working? Because I believe there are two things. Number one, Hindi, or number second thing, simplification. What are other things that you are doing in order to, you know? यार ये तो जनता बताएगी, वैसे मुझे तो नहीं पता। हाँ। जितना मुझे समझ में आता है कि अब लोग ना इसके पीछे नहीं भागते कि बंदा पॉपुलर है कि नहीं है। हम लोग इसके पीछे भागते हैं कि बंदे से कुछ इंसाइट्स निकल के आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, और सामने वाला उससे सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। जैसे हमने इतने लोग जो बुलाए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा कोई बहुत फेमस नहीं होते बहुत लोग ये, राइट, बट दे आर डूइंग 500 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। अच्छा बिजनेस बना के रखा है सबने, राइट। अब इंसाइट्स तो सबके पास होती है ना, तो वो इंसाइट्स निकाल के आप सिंप्लीफाई करके अगर दे पाओ तो आई थिंक लोग सुनना जो चाहते हैं वो सुन लेते हैं। फिर अगर आप फिर वही फोकस करो कि मुझे भी व्यूज के लिए पॉपुलर लोगों को ही लाना है, तो मुश्किल आती है। तो फिर आप ना वो ट्रेंड चेस करते रहोगे हमेशा। एक ट्रेंड चल रहा है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, सारे लोग अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, और जितने भी, जैसे आपने बताया, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपना ब्रांड बना रहे हैं, बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? एंड सेकंड थिंग, देयर आर टू थिंग्स इन दिस। अब सब सारे फाउंडर्स अपना पॉडकास्ट बनाना शुरू कर देंगे, तो देयर विल बी अ सैचुरेशन इन द मार्केट। सो डू यू थिंक, हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर डिस्ट्रीब्यूशन? एंड सेकंड थिंग इज, जितने भी ब्रांड्स हैं वो जब अपना एक वो बनाते हैं, हाउ शुड दे फिगर आउट? देखो, मैं सेकंड का आंसर देता हूँ कि सब फाउंडर्स अगर बनाने लग जाएंगे तो सैचुरेशन आ जाएगी। अभी इतने लोग हैं सुनने वाले, 100 करोड़ जनता तो इंडिया में ही है, कहाँ सैचुरेशन आ जाएगी? आपके खुद के 10-10 हज़ार अगर व्यूज आ रहे हैं, 10,000 लोगों को भी आप रीच आउट कर रहे हो महीने में, या 20,000 को भी व्यूज आ रहे हैं आपके, 20,000 लोग भी सुन रहे हैं, वो 20,000 जरूरी थोड़ी है वही है जो सब पॉडकास्ट वही सुनते हैं, राइट। इतने अलग दुनिया है। कोई एस्ट्रोलॉजी सुनना पसंद करता है, कोई रॉक स्टार्स के बारे में जानना चाहता है, कोई हिस्टोरिक बातें जानना चाहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सैचुरेशन आएगी। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है। शुरुआत बहुत करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर 100 लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया, रहते ही नहीं है, तो 98 लोग तो चले जाएंगे 3 एपिसोड में, तो 3 एपिसोड भी रिलीज नहीं हो पाते लोगों के। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है लास्ट 4 महीनों में, जो मैं देख रहा था, जो मेरे साथ जिन्होंने 4 महीने पहले, अभी हमने पॉडकास्ट 4 महीने ही हुए शुरू किए हुए, राइट। 4 मंथ्स पहले जिन लोगों ने साथ में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे शुरू किया था, वो भी 4-5 एपिसोड पे भी नहीं पहुंच पाए, 4 महीने हो गए, और हम बैठे हैं 35-36 एपिसोड पे। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रिलीज करते रहो ना, सिर्फ रिलीज करते रहो हर हफ्ते 1 या 2 एपिसोड, तो आपका ऑटोमेटिकली टॉप 1%, टॉप 2% में आ गया, सिर्फ कंसिस्टेंसी। दूसरी बात, जो आपने इंसाइट्स निकालने की बात करी, व्हाट डू यू थिंक
सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी ट्रिक होती है जिससे अब यू कैन गेट इनसाइड? जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे ना, कैमरा के सामने बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो कैमरा शाय हो जाते हैं, लेकिन वो जब हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं तो वो निकल जाता है। लेकिन कई बार होता है ना, बिजनेस सीक्रेट्स, आईपी, ये सारी चीजें, ये चीज हम नहीं बता पाएंगे, तो हाउ डू यू गेट, व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड वी, दिस इज अ पर्सनल एडवाइस। देखो, ये तो डिपेंड करता है कि पूछने वाला क्या है, किस नजरिए से पूछ रहा है, और सामने वाला किस नजरिए से उस बात को रिस्पेक्ट कर रहा है, या कितना ओपन है वो। उसका आपको पता लग जाता है जब आप पहले से बात कर लेते हो सामने वाले से। जिसको भी आपने गेस्ट को बुलाया पॉडकास्ट पे, आप ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं इमीडिएटली बात करोगे, 5-10 मिनट पहले बात करोगे, ऑफलाइन बैठोगे, कुछ कंफर्ट दोगे उनको, और उनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, तो आपको पता होता है। और एक हमेशा परसेप्शन रहती है जब आप मिलके चेंज हो जाती है। मिलके सामने वाले के एक ऑरा अलग ही होता है, बिल्कुल, और वीडियो पे, वॉइस पे ऑरा अलग ही होता है। तो मिलके भी समझ में आता है कि सामने वाला क्या है, कंफर्ट जोन क्या है इसका। और मुझे शायद इसलिए फायदा हो जाता है क्योंकि मेरा एक खुद का बिजनेस है, राइट। तो मेरे को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस वो क्वेश्चंस क्या होते हैं जो जरूरी हैं बिजनेस के लिए, और आई एम जनरली क्यूरियस व्हेन इट कम्स टू माय ओन बिजनेस, राइट। तो मेरे को तो बिजनेस एंगल से बस पूछने का मन करता है। मेरा कोई प्लान नहीं होता कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, या मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक बना के नहीं आता कि ये तो पूछूंगा ही पूछूंगा, और तू नहीं भी बोलेगा तो भी पूछूंगा, ऐसा नहीं होता। सो द वे इट वर्क्स इज कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि यार अच्छा ग्रोथ क्या हुई आपकी, अब आपने कुछ मुझे बताया, तो मैंने आपसे नॉर्मल दूसरे तरीके से घुमा फिरा के पूछा कि अच्छा ये तो ठीक है, बट रेवेन्यू टर्म्स में कितनी होगी, अंदाजा। आपने उसको अंदाजा जब बोल दिया ना, तो वो डिफेंसिव मोड से थोड़ा सा कम पीछे हो गया। आप अगर उसको बोलते एग्जैक्ट बताओ, तो एग्जैक्ट में हो सकता है वो शायद सामने वाला डिफेंड में आ जाता है कि नहीं मैं क्यों बताऊं यार। बट आपने उसको अंदाजा बोला तो वो बोलेगा यार 50 करोड़ के आसपास शायद है। आपको 49.6 सुन के करना क्या है, 40-50 भी बहुत बड़ी बात है ना। गेट द गेस्टिमेट, एक आइडिया लग गया ना, रेंज आ गई। तो रेंज में खेलोगे तो सामने वाला थोड़ा कंफर्ट में आ जाता है। वो तरीके हैं कि आप उसको बस कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हो। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर अबाउट योर पर्सनल क्यूरियोसिटी, राइट। अगर आप खुद क्यूरियस हो तो जेन्युइन कॉन्वर्सेशन लगती है रादर देन फोर्सफुल कॉन्वर्सेशन। जितने भी लोग आते हैं, जो मुझे फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है कि यार आप जो पूछते हो वो ना, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कॉन्वर्सेशन चल रही है, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। वो है भी नहीं ना स्क्रिप्टेड। बिल्कुल। तो जब कॉन्वर्सेशन चल रही है तो बात ही कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं तो फिर तो कुछ भी बात हो सकती है। समझा। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। हाँ बिल्कुल। 10 सवाल पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। हु इज योर बेस्ट फेवरेट पॉडकास्टर? निखिल कामत फॉर नाउ। ठीक है, तो ये हो गया। आपने इतने सारे पॉडकास्ट लिए, have you observed certain qualities among these founders, people who have built something? Yeah. If you have to tell those 3 qualities, what those 3 qualities would be? मतलब निखिल कामत की बात कर रहे हैं? ना आई एम टॉकिंग अबाउट द गेस्ट्स। आपने 30-40 पॉडकास्ट करे अभी तक। अच्छा। उसमें you have interacted with so many folks. Yeah. And these folks have built something. Correct. What have you kind of sensed some qualities around these folks? Some common traits. What are those? One of the common trait, the more successful the founder, या more उनका सबसे बड़ा तो कॉमन ट्रेट होता है ह्यूमिलिटी, जो मुझे दिखता है। जब वो आके बैठते हैं, 500 करोड़ के बंदे भी जब आके बैठते हैं, वो बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से बात करते हैं, तो वो आई थिंक लॉन्ग वे जाता है, क्योंकि सामने वाले को ना फील हो जाता है। बिल्कुल। और नेटवर्किंग में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आप कितने हम्बल होकर बात कर रहे हो सामने वाले से, तो सामने वाले को पता लगता है यार इज्जत दे रहा है, मैं काम करूंगा इसका। तो आई थिंक हम्बलनेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेट दैट आई फिगर्ड आउट। सेकंड इज द वे दे लुक एट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, व्हाटएवर कम्स इन देयर वे। बहुत लोग ट्रिप करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, बट दे ऑलवेज लुक एट द सॉल्यूशन। तो वो हाउ टू फिगर आउट द सॉल्यूशन इन अ वेरी डिफरेंट वे, वो चीज मुझे दिखी, काफी लोग कर पाते हैं उनके अंदर। थर्ड जो मुझे दिखा वो ये था कि सबका कोई ना पर्सनल स्ट्रगल स्टोरी रहा है। कभी पास्ट में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई स्ट्रगल स्टोरी ऐसी रही थी जिन्होंने उनको शुक कर दिया। बिल्कुल। उस टाइम पे निखिल भी बोलते हैं पॉडकास्ट पे। वो जो शुक किया ना उनको पर्सनल स्टोरी की वजह से, उसकी वजह से उनकी थिक स्किन हो गई, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी कुछ भी कहता है। तो वो जाके उनको बिजनेस में काफी हेल्प करता है। What's the best networking advice that you have received or that you give to people? Don't be a चिपकू। हाँ। मतलब मेरे साथ आके कोई अगर चिपकता है, अच्छा नहीं लगता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब अननेसेसरी अगर ब्रो टाइप फील होती है ना, तो मेरे को समहाउ नहीं अच्छा लगता। आप अगर बिल्कुल, आप पहले सामने वाले को जज करने दो ना, सामने वाले के पास जा रहे हो,
आपने अपनी कंफर्ट दिखा दी ब्रो ब्रो करके सामने वाले को, राइट? सामने वाला हो सकता है ना हो उस मूड में, ना हो उस कंफर्ट जोन में, वो किसी और माइंडसेट में है इस टाइम पे, तो आप उसको पहले टाइम दो एडजस्ट होने में। अगर वो ब्रो ब्रो वाले मोड में आ रहा है आपके साथ, तो आप ब्रो ब्रो वाले मोड में जाओ। सो बेस्ट इज डोंट बी अ चिपकू, बी वेरी कैंडिड अबाउट योर आस्क। मतलब अगर आप कुछ मांगना चाहते हो तो आप वो मांगो, बट उसमें साथ में वैल्यू भी दे दो उसको। मतलब अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ यार आई हेल्प यू दिस, बट नो वरीज, मतलब देयर इज नो प्रेशर, व्हेनेवर यू फील लाइक यू हैव दिस प्रॉब्लम डू लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू फैसिलिटेट दिस, ठीक है? और या मैं उसको बोलूंगा कि यार आई हैव दिस फॉर यू, अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आई एम जस्ट गिविंग इट अवे, इन केस यू नीड मोर डू लेट मी नो। तो मैंने वैल्यू पहले दी, आस्क बाद में किया। This is so insightful. What's the next thing for you? What's on your bucket list? व्हाट्स ऑन माई बकेट लिस्ट? Yes. बकेट लिस्ट तो मैंने बनाई नहीं यार, मैं बनाता ही नहीं समहाउ। ट्रैवल करने का मन है थोड़ा अब ज़्यादा, सो आई वांटेड टू गो टू फ्यू प्लेसेस एंड सी, बिकॉज मूवीज में बहुत देख लिया उनको, अब जाके रियल लाइफ में देखने का मन है।